We're about to go live. Yep, all set. Assalamualaikum everyone. We are here with another episode of Career. Assalamu alaikum ji, मेरा नाम है Shurjeet Usmani and I am the co-founder of Kamai, and we're back again with another episode of Career Conversations. With us we have Ammar. He's the CEO of Nearviet, and I would like to give him a few moments to actually introduce himself and what his mission has been and what Nearviet is trying to do in Pakistan. Welcome to the conversation, ji, Ammar, and we're happy to have you. Please go ahead and give us an introduction and we can start. Hi Shurjeet, the pleasure is all mine. Before I give my introduction, thank you for arranging this. You guys are actually doing a phenomenal job. Pakistan के अंदर employee development has always been a neglected space. और employees से ज़्यादा मेरे ख्याल से वो वाले लोग जो actually jobs वगैरह ढूंढ रहे होते हैं, they really need to develop themselves. I think it's actually a very beautiful initiative जो आपने किया है. I hope आपकी इस कन्वर्सेशन और बाकी कन्वर्सेशन की वजह से हमारी आवाम एक्चुअली कुछ सीखे और अपनी जॉब्स के ऊपर ज़्यादा बेटर हो जाए किसी तरह से, क्योंकि काफ़ी सारी खराबियाँ चल रही हैं, इवन हम अपने ऑफिस में भी देखते हैं. तो anyways, I am Ammar. I am the co-founder of this EdTech platform. EdTech का मतलब होता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों को आप मिलाएं तो EdTech बनता है. तो EdTech platform है, इसका नाम है nearpeer.org. I belong from Islamabad. Have a very diverse background. मेरे डैड सिंध से हैं, मेरी मॉम KPK से हैं, उनकी शादी हुई, वो इस्लामाबाद में बस गए और फिर मैं इस्लामाबाद जनरेशन फिर वहाँ से निकला. A levels अपना वहाँ से किया, फिर 2012 में लम्स आ गया और लम्स से 2016 में ग्रेजुएट किया. उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें थी जो हम कर सकते थे. जॉब्स कर सकते थे, किसी अच्छी MNC में जा सकते थे, मास्टर्स करने जा सकते थे, स्टार्टअप्स डिफरेंट स्पेसेस में कर सकते थे, फिनटेक वगैरह. लेकिन मेरा को-फाउंडर शाहरुख और मैंने चूज किया कि हम लोग एडटेक में जाएंगे क्योंकि एजुकेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के अंदर. सो उसके ऊपर डीप डाइव बात करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स है. आज का हमारा मौजू भी वही है. लेकिन सो फार द जर्नी हैज बीन ब्यूटीफुल. अल्हम्दुलिल्लाह, राइट नाउ वी हैव द मार्केट लीडरशिप पोजीशन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, इन टर्म्स ऑफ यूजर्स, इन टर्म्स ऑफ ट्रैक्शन, and this is a beautiful position to be in. Alhamdulillah, we feel very good whenever we impact not even 1,000, even if we impact one life. So that is what helps us sleep at night. Excellent. And I think you've mentioned this slightly also, but what was the passion behind educational tech? Why EdTech to begin with? शर्जील, आप देखें इसकी बहुत सारी वजूहत थी. मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ी वजह ये कि जिस टाइम पे मैं यूनिवर्सिटी के अंदर था, उस टाइम पर मेरी बहन अपना MCAT का एग्जाम देना चाह रही थी. MCAT जो है वो मेडिकल एंट्री टेस्ट के लिए होता है. अब मेरी बहन का ऐसा एजुकेशन कैरियर था जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि यार उसका O levels में स्ट्रेट A's हैं, A levels में स्ट्रेट A's हैं, लेकिन जब MCAT की बारी आई है तो उसका एक बार एडमिशन नहीं हुआ, अगली बार फिर से गैप ईयर देकर दिया, फिर भी नहीं हुआ. शाहरुख जो मेरा को-फाउंडर है, उसके भाई की भी अगर बात करें तो उसकी मैट्रिक में बोर्ड में सेकंड पोजीशन थी. एक बहुत बड़ी बात होती है बोर्ड के अंदर पोजीशन लेना, वो भी पहली 3 पोजीशन लेना. सेकंड पोजीशन के बावजूद जब FEC के अंदर गया, उसके बाद MCAT की बारी आई तो उसका नहीं हुआ. पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं हुआ. सही है. ये एक यहाँ से हम लोगों ने एक्चुअली सोचना शुरू किया कि यार एग्जैक्टली एजुकेशनल प्रॉब्लम क्या. उससे पहले शायद हमें इतना हिट नहीं हुआ था, लेकिन हमने एक्चुअली सोचना शुरू किया और हमने पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन स्टार्ट की. सो फॉर एग्जांपल शाहरुख की अगर बात करें, शाहरुख जो है वो टाट के ऊपर पढ़ता था बचपन में. ठीक है, टाट उठाकर स्कूल जाना, किताबें उठाकर वहां पर बैठना, सजाएं स्कूल में मिल रही है, टीचर अच्छा नहीं है, उसके बावजूद जो है वो लड़का जो है मैट्रिक में पोजीशन लेता है और उसके बाद वो KPK जाता है, वहां पर जाकर इस्लामिया कॉलेज पेशावर, वहां पर भी स्कॉलरशिप लेता है और उसके बाद लम्स आता है, वो भी 100% स्कॉलरशिप पर. मैं शाहरुख से पूछता था, यार शाहरुख ये बताओ कि तुम्हारी जैसे जो जितने बच्चे तुम्हारे साथ स्कूल में जाते थे, क्या वो सारे आज लम्स या इस तरह की अच्छी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं? तो जब वो देखता था तो उनके दोस्तों में शायद कम ही ऐसे लोग हैं जो कि अच्छी यूनिवर्सिटी से गए हुए हैं. और इसकी हर किसी वजह नहीं थी कि वो बच्चे शायद नालायक थे या समथिंग लाइक दैट. उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि उनमें गाइडेंस नहीं थी, उनके पास सही काउंसलिंग नहीं थी, उनको किसी ने बताया नहीं कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है. पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें शर्जील, मैं आपके साथ कह रहा हूँ, इफ यू अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन, मैं आपके साथ कह रहा हूँ, मैं एक छोटा सा स्टैट शेयर करना चाहता हूँ एंड दैट विल एक्चुअली सेट द टोन फॉर द एंटायर डिस्कशन दैट विल हैव टुडे.
तो आप मुलाहिजा कीजिए कि हमें ये स्क्रीन अगर आप लोगों को नजर आ रही है, इस वाली स्क्रीन के अंदर अगर आप देखें पाकिस्तान के जो हालात हैं एजुकेशन के, वो कुछ इस तरह से हैं कि प्राइमरी के अंदर, सो पाकिस्तान इज द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ये हम सबको पता है। और बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे की ये ना सेकंड लार्जेस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन है। हमारी आधी पॉपुलेशन 22 साल या उसकी कम की है, तो मतलब हमारी मीडियन पॉपुलेशन 22 ईयर्स है। तो बिल्कुल मतलब कि 11 करोड़ पॉपुलेशन किसी ना किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। मेक सेंस राइट? लेकिन जब हम स्टैट्स को उठाकर देखते हैं तो नजर आता है कि सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 करोड़ बच्चे किसी ना किसी किस्म के स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हैं। बाकी 6-7 करोड़ बच्चे कहाँ पर हैं, कोई आइडिया नहीं। कोई मैकेनिक की शॉप पे बैठा है, कोई किसी दुकान पे बैठा हुआ है। अगर आप अलमिया देखें पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अंदर ये अगर आप देखें इस ग्राफ को, तो प्राइमरी के अंदर हमारे कितने परसेंट बच्चे एनरोल्ड हैं? हमारे 22 मिलियन बच्चा जो है, 2 करोड़ 20 लाख बच्चा जो है वो तकरीबन एनरोल्ड है प्राइमरी में। देखिए जैसे ही प्राइमरी से आप मिडिल में आते हैं 70% ड्रॉप आउट, मतलब 70% बच्चा 5वीं के बाद अपनी एजुकेशन कंटिन्यू तक नहीं करता। दिस इज द काइंड ऑफ कंट्री दैट यू आर लिविंग। माँ बाप कहते हैं चलो जी जी एंड सॉरी एंड आई एम अज्यूमिंग कि इसमें से बहुत सारे बच्चे हुए हैं जो अपना किसी ना किसी या तो लेबर पे लग चुके हैं या जस्ट आउट ऑफ पॉवर्टी पेरेंट्स ने अफोर्ड नहीं कर सके हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100% उनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है एजुकेशन की, तो इसलिए वो कहते हैं कि यार बच्चे गले पे बैठ जाओ, बच्चा कोई काम कर लो, ये कर लो। बहुत सारी फीमेल्स जो है 5वीं तक जो है घर पे भी वो कोई काम उनसे नहीं कराते, तो कहते हैं चलो ठीक है तुम स्कूल चले जाओ, लेकिन उसके बाद कहते हैं नहीं। फिर एक और बहुत बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट। सो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की भी अगर आप प्रायोरिटीज को अगर देखें तो प्राइमरी स्कूल जो है वो हर जगह के ऊपर लगा हुआ है। प्राइमरी स्कूल जो है उसकी तादाद ज्यादा है, लेकिन जैसे आप मिडिल या हाई की बात करते हैं तो वो जो स्कूल है वो लोगों की रेजिडेंस से थोड़ा सा दूर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये देखती है कि यार जब डिमांड इतनी एजुकेशन की नहीं है तो अपने स्कूल लगा के करना क्या है, तो इसलिए डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो हार्वर्ड की एक स्टडी के हिसाब से जब भी आप एक घर और एक स्कूल में फॉर एवरी 1 किलोमीटर इंक्रीज द एनरोलमेंट रेट ड्रॉप्स बाय 5%। तो थिंक अबाउट इट। तो जैसे जैसे स्कूल, तो आप समझ सकते हैं 70% ड्रॉप यहाँ पर क्यों है। अच्छा जी चलें फिर मिडिल के अंदर आए, 70% ड्रॉप हुआ, मतलब मिडिल का मतलब है क्लास 6, 7, 8 के बाद की बात करें सही है 9th क्लास में फर्दर 50% ड्रॉप आउट हो जाता है। मतलब कि 7 मिलियन में से सिर्फ 35 मिलियन बच्चा तकरीबन आपका जो है वो फिर मैट्रिक एफएससी कर रहे हैं, ठीक है। अब अच्छा फिर हाई में अगर आप देखें, मैट्रिक में देखें तो तकरीबन 40 मिलियन है, और अगर आप हाई में देखें तो तकरीबन 20 मिलियन है। मतलब मैट्रिक से एफएससी में भी 50% ड्रॉप है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि मैट्रिक एफएससी में आज भी बच्चा 50% बच्चा आज भी फेल होता है, लाइक फेल, ठीक है। मतलब बंदा बोले यार पास होने के लिए चाहिए क्या, आखिर पास होने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको 33% नंबर चाहिए, 33% मार्क्स। 33% मार्क्स भी अगर बच्चे नहीं ले पा रहे तो मतलब व्हाट इज द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट वी आर इम्पार्टिंग इन दिस कंट्री। and that too on a very controversial education system जहाँ पे शायद लर्निंग से ज्यादा रटा लगाने के ऊपर या सब चीजें याद करके आपने डिलीवर करनी है जाके ऑन द एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपने सिर्फ याद करना है, जाकर देना, 33% नंबर लाना है, वो भी आपके नहीं आ पा रहे, तो समथिंग इज रियली ब्रोकन। और उसके बाद एफएससी के अंदर भी 50% बच्चे, मतलब इतना हाई फेलियर रेट। और मैं आपको क्या मैं शर्दील आई थिंक लेट मी स्टॉप शेयरिंग, ओके या बैक। अच्छा अब ये देखिए शरीर में अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि यार पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बजट जो है हुकूमत का बजट वो किस डिवीजन पे लगता होगा, आपको क्या लगता है? एक तो जी आई थिंक द जनरल आंसर फॉर पाकिस्तान इज डिफेंस, और उसके बाद आई थिंक इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर पे बैक ऑफ लोन्स जो कि हमने एक्वायर किए हैं इंटरनेशनली। बिल्कुल ऑफ कोर्स। लेकिन सो डिफेंस आपने जवाब दिया, राइट? सो डिफेंस इज द आंसर, जो कि बिल्कुल ठीक है एक तरह से। लेकिन हाउ वुड इट साउंड इफ आई टेल यू कि पाकिस्तान के अंदर डिफेंस का बजट जितना है एजुकेशन का बजट ऑलमोस्ट सेम है? हाउ वुड दैट साउंड? I would be very surprised to hear that. Right. So मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिफेंस है दैट्स अ नेशनल सब्जेक्ट। Yep. एजुकेशन ऑन द अदर हैंड इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। इसलिए प्रोविंसेस ने तो डिफेंस पे खर्चा करना नहीं है, प्रोविंसेस का काम है एजुकेशन पे। सो इफ यू एक्चुअली क्लब द एंटायर एजुकेशन बजट ऑफ ऑल द प्रोविंसेस यू विल सी दैट इट इज इक्विवेलेंट, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द डिफेंस बजट जो कि फेडरेशन जो है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एलोकेट करती है डिफेंस को। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे एजुकेशन पे बजट कम लग रहा है, बजट भी ठीक ठाक लग रहा है, खर्चा भी हो रहा है,
लेकिन उसके बावजूद इतना हाई फेलियर रेट। और फिर आखिर में आपको बताइए शर्जील क्या होता है, आप जो हैं एचआर मार्केट के अंदर हैं, किस किस्म का एचआर प्रोड्यूस हो रहा है। आपको पता है, बड़ा अफसोस के साथ मैं कभी कभी बोलता होता हूँ, पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर जॉब्स की कमी है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर मैचिंग की कमी है। मैं अपनी बात बताता हूँ, नियर पीरियड के ऊपर वी आर ऑलवेज ऑन द लुक ऑफ गुड टीम मेंबर्स, गुड एम्प्लॉयज, गुड रिसोर्सेज। हम मेरे ख्याल से इस टाइम पे एज वी स्पीक आई थिंक कोई 15-20 पोजीशंस खुली हुई पड़ी हुई है नियर पीरियड के ऊपर, लेकिन इनफैक्ट शायद ज्यादा पड़ी हुई है। लास्ट टाइम आई चेक्ड आई थिंक 30-35 पोजीशंस अभी भी फिल होने के लिए पड़ी हुई है। लेकिन वी डू नॉट फाइंड द गुड रिसोर्सेज। ठीक है, इंटरव्यू लोग देने आते हैं, ना सीवी बनानी आती है, ना कवर लेटर बनाना आता है, ना बोलना आता है, ना इंटरव्यू कंपनी की नीड को नहीं समझा है ना। ऑफ कोर्स वी डू नॉट ब्लेम दोस कैंडिडेट्स। अफसोस इसी बात का होता है कि यार जिस किस्म की एजुकेशन सिस्टम से ये लोग आ रहे हैं, जाहिर सी बात है वहां पर यही हो रहा होगा। And Amar, I would really like to also understand your outlook. I think Pakistan के अंदर there's also a class disparity between different school systems and different education systems जो कि exist करते हैं. And I'm also assuming that is a big part of the problem in Pakistan also. I would love to hear your thoughts on that too. ये बहुत बहुत प्यारी आपने बात किया है। इनफैक्ट आजकल one thing that is not so see near period के ऊपर we have tried to do everything, like we created courses for metric, for FSC, for O levels, A levels, for MDCAT, ECAT, SAT, CSS, हमने हर तरह की चीज की। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा बॉदर कर रही थी बहुत अरसे से वो ये बात थी कि and I'll tell you in a while why I'm sharing this. हम लोगों ने मेट्रिक का कोर्स बनाया, हमने FSC का कोर्स बनाया, और हम लोगों ने बोला कि यार मार्केट में एक बच्चा जो है वो किसी एकेडमी में जाता है, वहां पर एकेडमी में इतने थिन रिसोर्सेज। आप देखें पाकिस्तान के अंदर 35 मिलियन हाउस होल्ड है, 35 मिलियन में से, और उनकी अगर एवरेज हाउस होल्ड इनकम अगर आप देखें तो तकरीबन 42,000 सिर्फ है एवरेज हाउस होल्ड इनकम पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही, you're right. तो ये हाउस होल्ड जो है अपनी एजुकेशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2.9% लगाते हैं, मतलब 3% एट मैक्स अपनी एजुकेशन के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखने वाली बात ये थी कि यार ये लोग एजुकेशन के ऊपर नंबर में इतना खर्चा करते नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को जानते हैं, एकेडमीज जब वो जाते हैं तो वहाँ एकेडमीज में 50,000 60,000 उनका क्या नाम है लग जाता है। एक सिंपल MCAT की बात करें, 3 महीने की ट्यूशन उसकी होती है, एकेडमीज जो है वो 45,000 से 60,000 के बीच में चार्ज करती हैं 3 महीने का। एंड हाउस होल्ड के लिए बहुत मुश्किल है इसको अफोर्ड करना। तो हमने ये बोला कि यार चलो FSC बनाते हैं, मेट्रिक बनाते हैं, MCAT बनाते हैं, और हम लोग जो है कॉस्ट को बहुत नीचे रखेंगे। यहाँ तक तो हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मुझे एक चीज बग करनी शुरू होगी शर्जील। ऑन अ बिगर पिक्चर, इन अ बिगर पिक्चर मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि यार मैंने एग्जैक्टली किया क्या पिछले 3 साल में। मैंने ये किया है कि मैंने जो है ऑनलाइन कोर्सेज बनाए, बड़े जबरदस्त किस्म के बनाए। मैंने लोगों को ये प्रोपेगेट किया कि यार यू शुड हैव द कंट्रोल ऑफ योर लर्निंग। मैंने उनको बोला कि यू शुड बी एबल टू डिसाइड व्हाट टू लर्न, व्हेन टू लर्न, हाउ टू लर्न, हाउ मच टू लर्न एंड हाउ फास्ट टू लर्न। डन, ये सारा कुछ मैंने कर दिया। मैंने लोगों को एकेडमी से डाइवर्ट करके नियर पीरियड पे लिया है। लेकिन शर्जील जो चीज मुझे तंग कर रही थी वो बहुत ज्यादा ये थी कि यार मैंने सिंपली ये किया है कि बच्चे को ये बोला कि यार जो तुम एकेडमी में जाकर रट्टा मार रहे थे ना, तुम एकेडमी को छोड़ो तो मेरे पास आकर रट्टा मारो। तो बिगर पिक्चर के अंदर मैंने सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट किया? कुछ भी नहीं। तो ये एक अलमिया था जो मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहा था। और ये क्लास डिफरेंस है, आप O लेवल्स का बच्चा देखते हैं एक डिफरेंट तरीके का, A लेवल्स का बच्चा डिफरेंट, IB अब आ गया पाकिस्तान में बिल्कुल एक डिफरेंट तरह का। लेकिन मैट्रिक FSC के अंदर मैंने भी आपको स्टैट्स दिखाया कि जिस तरह से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, जिस तरह से लोग फेल हो रहे हैं, ये 50% बच्चा तो शर्जील आपने देखा था फेल हो रहा है ना। चलो जो पास हो रहे हैं अगर आप देखें ना तो जो पास हो रहे हैं वो 34% और 65% के बीच में मेजोरिटी लाई कर रही है, 65% से ऊपर वो नहीं ला पा रहे। ठीक है, तो फिर हमने बोला कि यार वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट, वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने फिर उसके बाद क्या किया। लेकिन एक और चीज शर्जील जो मुझे साथ साथ तंग कर रही है, वो एक आपके मेरे लिए और हर बंदे के लिए मेरा ये सवाल है, अपने लिए भी सवाल है, गवर्नमेंट जो सुन रहा है उसके लिए सवाल है। शर्जील आप मुझे बताएं, इफ यू कैन एक्चुअली हेल्प मी आंसर, बिकॉज आई कैन नॉट फाइंड द आंसर ऑफ दिस एनीवेयर। बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि एक बच्चा पहली जमात से लेकर 10वीं तक अगर उर्दू में पढ़ता है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो 11वीं 12वीं में अंग्रेजी पहली बार हाथ लगाए, उसमें पढ़े और उसमें वो नंबर ले? आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाए और अंग्रेजी में किताबें पढ़े और अंग्रेजी में पर्चे दे और वो जो है एक अच्छा GPA लाए? और कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इंटरव्यू में जाकर बैठे और इंग्लिश में इंटरव्यू दे और बहुत अच्छा इंटरव्यू दे? कैसे शर्जील? दिस इज अ क्वेश्चन आई आस्क।
चाइना चाइनीज में सब कुछ पढ़ता है, पहली जमात से लेकर अपनी यूनिवर्सिटी तक। हम पाकिस्तान से जब चाइना जाए ना तो पहले हमें चाइनीज पढ़नी पड़ती है उनकी बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऐसे में। ही। I think that's true for Germany also. That's That is true true for for a lot of Germany. other countries. लेकिन why are we as a nation so confused right now कि भाई इतना टाइम हमने उर्दू में पढ़ना है लेकिन अब जाकर हमने इंग्लिश में पढ़ना है। या तो सारे का सारे इंग्लिश में रखा जाए, कोई बात नहीं, हम लोग नहीं है ग्लोबल सुपर पावर, नहीं हम उर्दू एक्सपोर्ट कर सकते, ठीक है हम अंग्रेजी अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन पहली से लेकर आखिर तक अंग्रेजी करते हैं। होल हार्टेडली करें, नहीं करना तो पूरा उर्दू कर लेते हैं। लेकिन ये क्या है कि नहीं भाई हमारी जो दो लैंग्वेजेस है, ऑफिशियल और है नेशनल और है, नेशनल की भी इज्जत करनी है, ऑफिशियल की भी इज्जत करनी है। इट्स कंफ्यूजन मैन। और इसकी वजह से हमारा बच्चा जो है वो बेशक ज़हनी तौर पे अच्छा भी हो लेकिन वो अंग्रेजी को देखकर जो है घबरा जाता है और वो कहता है यार एहसास कमतरी का शिकार होता है। क्लास में ओ लेवल ए लेवल से जो है जो अच्छे एलीट बैकग्राउंड से है उनके सामने उसके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा होगी। उसने बोला रद्द करो पढ़ाई को, मैं जा रहा हूँ क्या नाम है नशे तमाशे करने के लिए। Literally, this is what is happening in our country. So class difference है, yes, you are right. We try to address it in our own way, but as the discussion progresses, मैं उसके ऊपर आपसे बात करूँ। And Amar, while there are हमने दो तीन बड़े तो key issues identify किए हैं with education, but what other critical challenges do you feel they exist or they're about to rise up in the market in terms of the education sector in Pakistan? So education sector everything is connected with each other. So for example सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने बात की कि यार बजट से इतने ज्यादा स्पेंड हो रहे हैं। So एक तो मिथ मैंने यहाँ इस वाले सेशन के अंदर तोड़ दी लोगों की। अगर लोग ये बोलते हैं तो लोग नॉर्मली बोलते हैं कि यार पाकिस्तान में जीडीपी का एक बहुत छोटा परसेंटेज एजुकेशन पे जाता है और बाकी सारा तो कभी भी जीडीपी का कितना परसेंट किस चीज पे जाता है, दैट इज नेवर इन माय ओपिनियन दैट इज नेवर अ गुड मेजर ऑफ सीइंग ए गवर्नमेंट किसके ऊपर कितना खर्चा कर रहा है। ठीक है, जीडीपी इज एंटायरली समथिंग एल्स। ठीक है, अगर इकोनॉमी में लोग जो है फूड के ऊपर अगर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एट द एंड ऑफ द डे जीडीपी के अंदर आपको फूड का प्रोपोर्शन ज्यादा ही नजर आएगा। ठीक है, तो हम ये नहीं देख सकते कि यार हमारी जीडीपी के अंदर जो है एजुकेशन का स्पेंड सिर्फ 2% है तो क्या हम एजुकेशन में नेगलेक्ट करें, तो नो दैट्स नॉट हैपनिंग। तो आज के बाद आई होप हमारे व्यूअर्स एटलीस्ट ये क्लेम नहीं करेंगे कि यार पाकिस्तान में हुकूमत जो है खर्चा ही क्या कर एजुकेशन पे, नहीं खर्चा हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि इशू कहाँ पर आ रहा है। इशू यहाँ पर आ रहा है कि पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट भी दे रही है, बाहर से भी पैसा आता है, यूएस एड का भी आता है, यूके एड का भी आता है, सारा आता है। लेकिन बहुत बड़ा इशू जो होता है, आप खुद सोचें एक बात, हमारे मुल्क में या किसी भी मुल्क में एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेड्यूल आपको क्या लगता है क्या है? एक बच्चा एक क्लासरूम में बैठा हुआ है, उसको पढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो सीखे कोई चीज? I think the teacher, it's the teacher him or herself. The teacher सबसे इंपॉर्टेंट चीज। पहले हमारे मुल्क में बात होती थी कि भाई यहाँ पर स्कूल सही नहीं है, यहाँ पे बिल्डिंग सही नहीं है। जिस टाइम पे दहशतगर्दी बहुत ज्यादा होती थी, टेररिज्म होती थी, उस टाइम पे स्कूल्स टारगेट होते थे, बिल्डिंग्स टूटी भी होती थी, स्कूल्स में वॉशरूम नहीं है, गवर्नमेंट ने स्कूल में वॉशरूम भी लगा दिया, फर्नीचर भी ला दिए, दीवारें भी पक्की कर दी, सारा कुछ कर दी। लेकिन अच्छा टीचर आज भी एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज। अब ये देखें जी, आप सोचें पाकिस्तान के अंदर एक इंसान टीचर क्यों बन रहा होता है? मैं बहुत सारे टीचर से बात करता हूँ, लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि यार हमने डिग्री ले ली अच्छी, हम लोग जो है किसी अच्छी एमएनसी में जॉब करें, केमिकल फैक्ट्री में जाएं, ये करें वो करें, बायो लैब में जाएं, डॉक्टर बने वगैरह वगैरह। जब कुछ नहीं कर पा रहे होते तो बहुत सारे लोग इस वजह से मजबूरी में टीचर बन रहे होते हैं। दैट ट्रेंड इज चेंजिंग नाउ माशाल्लाह। लाहौर के अंदर बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस वजह से टीचर बन रहे हैं क्योंकि बनना चाहते हैं। मेरे अपने बैचमेट लम्स के ग्रेजुएट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार वो लोग जो हैं एमएनसीज में जाएंगे, अब्रॉड जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मेरे बहुत अच्छे बैचमेट्स जो हैं दे बिकेम टीचर्स आउट ऑफ देयर ओन चॉइस। सो दैट इज चेंजिंग। लेकिन हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो लोग इसलिए टीचर बन रहे थे कि यार हमें कुछ और नहीं करना, ठीक है नहीं, या किसी और चीज के अंदर हमारा हो नहीं रहा। अच्छा, तो ये वो अंग्रेजी की मिसाल भी those who can't do teach वाली जो ना बहुत काम खराब किया बहुत साल हमारा। बिल्कुल एग्जैक्टली, टोटली एग्रीड। तो ये चीज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खराब गई है। अच्छा, अब ये देखिए जो लोग टीचर बन जाते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर एक बंदा बोला कि यार मैं टीचर बन गया। अब जो बंदा टीचर बन जाता है और अच्छा अर्न करने शुरू हो जाता है, अब उसको ये चीज समझ आती है कि यार मैं एक अच्छा उस्ताद बन गया हूँ, लिहाजा मुझे क्या करना चाहिए, मैं जो हूँ रूरल अर्बन माइग्रेशन कर देता हूँ। अब आप सोचें एक टीचर अपनी फैमिली को बैठ के लैया में बैठा हुआ है, लैया में वो अच्छा पढ़ा रहा है, उसको पढ़ाना आता है, लाहौर में एक टीचर की जरूरत पड़ गई है। ये लैया का प्रोफेसर क्या करेगा कि क्योंकि लाहौर में अच्छा मॉल है, लाहौर में अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हैं, लाहौर में अच्छे स्कूल्स हैं, रोड्स हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं,
तो वो टीचर लिया में अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर आ जाएगा लाहौर, और लाहौर में सर्व करना शुरू हो जाएगा। लाहौर में इसलिए आपको नुक्कड़ नुक्कड़ पे प्राइवेट स्कूल, एकेडमी, कॉलेज खुला हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन लिया में वो बच्चा बैठा हुआ, वो हाथ धो बैठा एक अच्छे टीचर से। तो इस वजह से बेसिक एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेंड हो रहा है, बेसिक बिल्डिंग बन रही है, बेसिक सैलरी जा रही है, लेकिन किस तरह के टीचर्स पे जा रही है वो हालात सही है। प्राइमरी लेवल के ऊपर कोई टीचर्स नहीं है, खराब क्वालिटी ऑफ टीचर्स। जो खर्चा हुकूमत कर रही है 70% ऑफ दैट एक्चुअली गोज इनटू पेइंग द सैलरीज ऑफ टीचर्स ओनली। एंड व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स वी नो, बहुत सारे टीचर्स सरकारी स्कूल में सिर्फ नाम के लिए लगे हुए हैं, असल में वो प्राइवेट में आके पढ़ा रहे होते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि जब तक हम टीचिंग की बैकबोन को सही नहीं करेंगे, पाकिस्तान में पैसा पड़ा हुआ है लेकिन टीचिंग को नहीं सही करेंगे, हमारे इस कंट्री का कुछ भी नहीं बनना। ये एक बहुत बड़ा अलमिया होगा आने वाले सालों के लिए। Utilization of funds, effective utilization of funds is also very important than just having funds. आप पैसे जितने मर्जी रखते हैं, जब तक उसको effectively यूज नहीं कर रहे, आप क्वालिटी के मेट्रिक्स नहीं बना रहे, if you're not getting them world class training उन टीचर्स को भी, तो वो आपकी जनरेशन बाय जनरेशन से खराब होती जा रही है। बिकॉज मतलब चाहे वो टीचर जितनी मर्जी एफर्ट कर रहा हो, ही इज नॉट अ फिट फॉर दैट रोल जो कि वो परफॉर्म कर रहा है। आप उसकी एजुकेशन को दोबारा इंप्रूव नहीं कर रहे, आप उसकी ट्रेनिंग की मेथोडोलॉजी को चेंज नहीं कर रहे, एंड दिस इज अ डिफरेंट and this is a big problem which is going to destroy generations of our country. बिल्कुल बिल्कुल, मैं नॉर्मली लोगों को बोलता होता हूँ कि क्या मैं पाकिस्तान के अंदर हर साल 1.4 मिलियन ग्रेजुएट्स निकलते हैं, जो किसी बहुत सारे लोग उसमें क्या में कुछ की जॉब लग जाती है, 2-3 लाख लोगों की जॉब लग जाती है, पीछे 11 लाख लोग अभी भी रह जाते हैं। ये 11 लाख लोग अपना अगर एक साल भी जाया करें ना, तो दिस इज नॉट लाइक 1 year they are wasted of their wasted, it is like 11 lakh years of Pakistan wasted। हम 11 लाख साल पीछे चले जाते हैं। Now imagine the scale, जब आप इसमें ऐड अप करते हैं, 5वीं के बाद जो बच्चा ड्रॉप हो रहा है, जो बच्चा 10वीं के बाद फेल हो रहा है, जो बच्चा 12वीं के बाद फेल हो रहा है, it's like millions of years of Pakistan's wasted। This is how I see it. Of course, I would quote that article, The Ticking Time Bomb, and that reflects to your 60% population is below the age of 35, और आपके पास ना उनको देने के लिए जॉब्स हैं, ना आप उनके पास वो स्किल सेट है कि वो जॉब्स कर सकें, ना उनकी एजुकेशन इस काबिल है कि वो आगे कुछ परफॉर्म कर सकें। दीज आर ऑल जो 60% ऑफ योर पॉपुलेशन, मतलब अगर आपके 25 करोड़ आबादी में से इतनी बड़ा एक पोर्शन इज वेस्टेड, तो ऑफ कोर्स आप तो कोई चीज स्केल पे नहीं कर सकते, आप कहीं तरक्की नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स द एंटायर वर्कफोर्स जो कि आपकी बेकार है इस पॉइंट के ऊपर। ट्रू शिरजील, आप देखें ना, फॉर एग्जांपल आप हमारे सुनने वाले हो क्या नाम है, काफी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे, ऑडियंस होगी, मैं कह रहा हूं मैं उनको भी क्या नाम है एक साइलेंट मैसेज देना चाहता हूं इस बात से कि इस टाइम पे आप देखें, हम कभी भी अपनी कोई जॉब अनाउंस जब करते होते हैं, इवन द पीपल विद गुड डिग्रीज, विद नॉट द बी क्लास और सी क्लास डिग्रीज, विद गुड डिग्रीज, वो आज भी क्या करते हैं, हमने एक कोई जॉब एडवर्टाइज की तो वो क्या करेंगे, हमें जो है ईमेल करेंगे विदाउट अ सब्जेक्ट लाइन, विदाउट एनी बॉडी इन द ईमेल, और अपनी सीवी ऐसे ड्रॉप कर देंगे। बंदा बोले आसान किया है यार तूने जॉब पे अप्लाई करके, मतलब किया क्या यार, मतलब यार वी एक्सपेक्ट कि यार हम अगर एक जॉब एडवर्टाइज करें, वी आर लुकिंग फॉर गुड कैंडिडेट्स, तो हम एक बार हमारी वेबसाइट देख लेते, एक बार देख लेते हम काम क्या करते हैं, हम वो क्यों करते हैं, और फिर तुम जॉब के लिए अप्लाई करते हो और साथ में 2-3 लाइनें ये लिख लेते कि यार दिस इज व्हाट यू गाइस डू, दिस इज व्हाट आई हैव डन, एंड दिस इज व्हाई आई फील दैट आई कैन बी द परफेक्ट फिट फॉर योर कंपनी, और फिर सीवी लगा देते, कोई सब्जेक्ट ये कर लेते। मैं कहता हूँ कि यार शर्जील, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कवर लेटर लिखते हैं अलॉन्ग विद देयर सीवी, और यकीन माने ऐसे लोग वो होते हैं जिनको हम इंटरव्यू के बगैर बोल देते हैं, इंटरव्यू से पहले हमारा माइंड बन चुका होता है इसको हमें जॉब दे। इतने हम लोग जो है ना, इतने कम लोग होते हैं इस तरह के, लेकिन पाकिस्तान में वो ट्रेंडी, वो अकल, वो सूझबूझ मुझे नहीं समझ आती कि क्या मैं कितना सारा टाइम लगेगा। और शर्जील, बहुत बहुत सैडली ये रियलाइजेशन भी है कि मैं अपने बैचमेट्स की अगर मैं बात करूँ, लम्स से हम लोग ग्रेजुएट हुए थे, तो ये खुशी की बात होती है कि यार एक पाकिस्तान की क्रीम है, क्रीम यूनिवर्सिटी का क्रीम बैच है, ये पाकिस्तान के लिए कुछ करेगा। मेजॉरिटी ऑफ टाइम शर्जील क्या होता है, ब्रेन ड्रेन, सारे लोग बाहर चले जाते हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की जीडीपी में है। हाँ ये बात है कि रेमिटेंसेस कल को भेजेंगे तो हमारा जो है वो डॉलर आ जाएगा, तो अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा मुल्क में रहकर कोई काम नहीं कर रहा, तो यार ये अलमिया है, ये भी एक प्रॉब्लम है। No, of course, and you're absolutely right, because हमारा primary function is recruitment and headhunting. तो अब तो I think I've grown fond of some statements जो कि आती हैं, but it's very disappointing जहाँ पे ना they've candidates से जब वो पूछते हैं ना कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या पता है, and they've been responses जहाँ पर उन्होंने कहा कि जी वो तो आपने हमें कॉल की थी तो हमने तो देखा ही नहीं। ठीक है, मतलब यार if you made that effort and come to the interview, तो एटलीस्ट एक दफा वेबसाइट खोल के सिर्फ आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस काम के लिए जा रहे हो। एंड दूसरा, आई थिंक पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड्स
of applying for jobs is also that no one has any specific idea in mind in terms of jobs also, and which is why education is very important. इधर हर कोई ना, अगर आपके पास एक पोजीशन फाइनेंस की आ रही है, एक पोजीशन एडमिन की आ रही है, एक पोजीशन एचआर की आ रही है, वो सब पे अप्लाई करता जाएगा. And we've just got into that habit of clicking that apply button without realizing कि यार मेरा रोल फिट होगा या नहीं, because I think शायद assumption ये है कि अगला बंदा मेरा प्रोफाइल देख के खुद ही सोच लेगा मैं किधर फिट आता हूँ. ठीक है, and it's a very disappointing state because आपको इससे कुछ नहीं मिल रहा. And for a fact, as a recruiter, जहाँ पे बहुत सारे recruiter काफी करे होते हैं, उनको ना फिर आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है कि these are now people that are just in that habit of clicking and applying button, उनको जिन्होंने नहीं है. बिल्कुल. And you lose that opportunity, you lose business, and people just lose faith in the entire process overall. Amar, you're in the transformational space, obviously technology के साथ. So how do you think technology itself will play a role in this education sector, and how will technology help improve all of these things जो कि हमें लग रहा है भी essentially problems हैं? बिल्कुल ठीक. शर्जील, आई थिंक जब हम कहते हैं कि वी आर एन एड टेक, तो एड टेक के लिए ये समझना बहुत लाजमी है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी लेट अलोन कुछ भी नहीं कर सकता. इट हैज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ एड एंड द टेक. एड टेक जब साथ मिलेंगे तभी जाकर ये वाली चीज हो पाएगी. तो आई वुड टेक अ बिट ऑफ योर टाइम टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू कि एड के अंदर हम लोग क्या क्या कर रहे हैं. वो चीज जब करेंगे तो उसके बाद टेक की बात करेंगे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में. हाँ, बाहर की दुनिया के अंदर एड इतना अच्छा डेवलप हुआ है. इंडिया की बात कर लेते हैं. पूरे इंडिया के अंदर आपको पता है वन बोर्ड सिस्टम है. नॉर्थ से लेकर साउथ तक सारे लोग जो हैं वो एक इंडियन सिस्टम को फॉलो करते हैं. पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो केपीके के अंदर डिफरेंट बोर्ड है, पंजाब में डिफरेंट है, सिंध में डिफरेंट है. वो बात छोड़ें, पंजाब के अंदर देख लेते हैं. पंजाब के अंदर 18 बोर्ड है. भावलपुर बोर्ड, मुजफ्फरगढ़ बोर्ड, पंजाब वो लाहौर बोर्ड, भावलपुर बोर्ड, और कौन सा वाला बोर्ड था अभी, गुजरांवाला बोर्ड, सही है, साहिवाल बोर्ड. मतलब बंदा बोले यार 18 डिपार्टमेंट की जरूरत क्या है. एक डिपार्टमेंट एक पर्चा बनाए, एक अपनी पेडागोजी रखे, एक एसएलओ बनाए, सब लोग उसको फॉलो करें. हाउ डिफिकल्ट इज इट टू अंडरस्टैंड यार. जितने ज्यादा डिपार्टमेंट बनाएंगे तो वही आपने जो इतनी अच्छी बात बोली, इनएफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज है. 18 डिपार्टमेंट बनाएंगे तो 1800 लोग उसको चलाने के लिए रखेंगे. जहां पर 100 लोग एक डिपार्टमेंट चला सकते हैं वहां पर 1800 लोग 18 डिपार्टमेंट चला रहे हैं. तो सबसे पहले तो ये चीज समझ में नहीं आती. तो शर्जील, इस चीज के लिए नियर पीयर ने बड़ी कोशिश की इस बात की कि यार हम लोग जो हैं सबसे पहले एड पार्ट को जरा एड्रेस करने की कोशिश करें. मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि something actually started disturbing me कि यार मैंने क्या किया है पिछले 4 साल 5 साल अपने करियर में. मैंने बच्चे को ये बोला कि ब्रो बात सुन, तू एकेडमी जाता था 40,000 देता था, तू 40,000 उधर ना दे, तू मेरे को 10,000 दे, सही है ना, पूरे साल का, ठीक है ना, और जो रटा वहां मारा ना वो रटा मेरे पास मार, सही है. टेक्नोलॉजी की वजह से फायदा तो बड़ा हुआ. 40,000 की चीज 10,000 पर आ गई. जो बच्चा 3 महीने में पढ़ता था वो पूरे साल में पढ़ रहा है. यस ऑफ कोर्स, ब्यूटिफिकेशन आता हूं मैं वहां पर, लेकिन रटा, उधर भी रटा, इधर भी रटा, ठीक है. सो हम लोगों ने रिसेंटली क्या किया, एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ शेयरिंग विद यू एंड एवरीवन हु इज वाचिंग अस. हम लोग कुछ अर्सा पहले गए वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव बोर्ड्स ऑफ पाकिस्तान, द फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन. हम उनके पास गए, उनके चेयरमैन साहब मिस्टर कैसर आलम, उनके पास हम बैठे, उनसे हमने शेयर किए अपने सारे प्रॉब्लम्स, एंड ही एक्चुअली शेयर्ड हिज विजन ऑफ चेंजिंग द एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एज वेल. मतलब वी बोथ टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि यार आप देखें कैसर साहब, मैंने उनको बोला कि कैसर साहब आपका टीचर, आपका स्कूल, आपके प्रिंसिपल्स, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स रट्टे में से टूट ही नहीं रहे. हम चाहे जितना मर्जी उनको समझाएं तो ही वाज लाइक कि वो कैसे टूटेंगे जब अगर एग्जामिनेशन ही रटे के अराउंड बनेगा. तो वी वर लाइक सर एग्जामिनेशन को चेंज करते हैं. Think about it, Shirjeel, from the context of being a Pakistani, how difficult is it for any department to change a methodology जो कि वो पिछले 30, 40, 50 सालों से फॉलो करता हुआ है. But this particular chairman said, we are going to change it right now. एक महीने के अंदर he looked at all the parallel education systems, O levels, A levels, IB वगैरह वगैरह, and he was like, these are beautiful. Let us change our education system, our examination system as per these particular paper patterns. और हम लोगों ने एक महीने के अंदर नियर पीयर और फेडरल बोर्ड ने एक दूसरे के साथ काम किया और हम लोगों ने वो पेपर्स को चेंज किया और अनाउंस कर दिया कि आने वाले साल में जो पेपर्स आएंगे वो ये वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे. और फॉर्मेट में कोई रॉकेट साइंस नहीं थी शर्जील. पहले अगर सवाल ये आता था कि न्यूटन लॉ क्या होता है, अब सवाल ये आएगा कि एक उड़ता हुआ रॉकेट है, ठीक है, और उसके ऊपर सिर्फ एरोस लगे हुए हैं और ये पूछने की कोशिश की है बताएं जो रॉकेट उड़ रहा होता है इसके ऊपर न्यूटन के कौन कौन से लॉ किस किस तरीके से अप्लाई हो रहे होते हैं. कॉन्सेप्ट्स वही हैं लेकिन बस उसको टेस्ट डिफरेंट तरीके से किया जाएगा. अब जब हमने ये कर दिया ना शर्जील, अब आप देखिएगा इसका ट्रिपल डाउन इफेक्ट क्या होगा. स्कूल, टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, हर बंदा अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी को और लर्निंग मेथोडोलॉजी को चेंज करना शुरू होगा टू अंडरस्टैंड यार रियल फॉर्मेट, न्यू फॉर्मेट जो है वो क्या चीज है.
और फेडरल बोर्ड ने फिर आगे से ये सवाल किया हमसे कि यार अमार, शाहरुख, आप लोग जरा ये बात बताएं कि यार आप लोग ये बोर्ड का पैटर्न तो हमने चेंज कर दिया, लेकिन अब इतनी सारी टीचर्स की ट्रेनिंग कौन करेगा? क्या दोबारा से अब इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज अब करें? ठीक है, टीचरों को वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल बुलाएं, चाय पिलाएं, बिस्किट खिलाएं, तो ये रोल समोसे ये वो कराएं, उसके बाद को वहां पर ट्रेनिंग वगैरह दें। तो हमने कहा नहीं, ये नहीं करना। नाउ हियर इज वेयर, मतलब दिस इज वन स्मॉल एग्जांपल ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी कैन एक्चुअली प्ले द रोल हियर। हमने फेडरल बोर्ड को क्या बोला, सर टेंशन नहीं लेनी आपने, हम है ना, हमने क्या करना है, हमने कंटेंट बनाना है which actually reflects this new examination system, और वो सारे के सारे जो हैं आपके टीचर्स, हमारे टीचर्स मिलके बनाते हैं, और वो सारे का सारा कंटेंट हम लोग जाकर डालेंगे कहाँ पर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, और ये वाला कंटेंट हम लोग सब लोगों को देंगे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे टीचर देखना चाहते हैं देखे, चाहे बच्चे देखना चाहते हैं, चाहे पेरेंट्स देखना चाहते हैं, चाहे स्कूल्स प्रिंसिपल जो देखना चाहते हैं वो देखे, यहाँ से सीखे, यहाँ से समझे और जाकर बच्चों को डिलीवर करते। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली ट्राई टू कट द कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग। अब ये है कि जिस बंदे के पास फोन है, और आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन, बाय द वे शर्जील, व्हेन वी स्टार्टेड, आपने टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछा था, व्हेन वी स्टार्टेड इट वाज बैक इन 2016, द इंटरनेट पेनिट्रेशन पाकिस्तान वाज ओनली 16%. Right now it is 45%. So we for that reason we have a very beautiful advantage, first mover advantage है। लेकिन आज क्योंकि हालात इतने अच्छे हैं, 45% टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से आज बच्चा टीचर जो है वो नियर पीयर पे बैठा होता है, देख रहा होता है, समझ रहा होता है और अपनी एजुकेशन सही कर रहा होता है। तो फेडरल बोर्ड का मकसद भी पूरा, नियर पीयर का भी पूरा, नेशन का भी पूरा, बच्चे का भी पूरा और टीचर का भी पूरा। तो ये टेक्नोलॉजी की एक छोटी सी एग्जांपल थी कि हाउ इट कैन एक्चुअली हेल्प थिंग्स improve at scale. Excellent. And I think because of access to even social media platforms, adaptability, I'm sure has improved. और खास तौर पे जब से ये कोविड और पूरी लॉकडाउन वाली सिचुएशन में, has that played a substantial role in the adaptation of technology, and especially has it brought in more people to near peer also? So कोविड के दौरान डेफिनेटली, कोविड के दौरान की बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो कोविड के दौरान असल में हुआ ये था कि मार्च 2020 में कोविड हो गया था और मार्च 26-27 को लॉकडाउन लग गया था राउंड। तो शाहरुख और मैं और हमारी पूरी टीम बैठी और उस टाइम पे, और गवर्नमेंट की इनफैक्ट नहीं, पूरी दुनिया की एक ये कैंपेन स्टार्ट हो गई थी, स्टे होम स्टे सेफ। तो शाहरुख एंड आई एंड द एंटायर टीम एक्चुअली सैट डाउन एंड वी डिस्कस दिस, एंड आई रेज दिस क्वेश्चन कि यार शाहरुख मुझे एक बात बताओ, everyone is trying to keep people safe inside the homes, right? I do get that, but who is going to be responsible to keep them productive? Yeah, I don't think anyone would. Let's do something. And together we came up with this idea, yeah, let's make the entire near peer completely free of cost. So that is when we actually saw a great uptake in the user base of near peer. Our intention was very clear कि लोग घर पे बैठे हुए सेफ तो हैं, लेकिन वो नेटफ्लिक्स और स्टार प्लस के बराबर टाइम वेस्ट करने के बजाय अगर वो थोड़ा सा एमकैट पढ़ लें, सैट पढ़ लें, सीएसएस की तैयारी कर लें, हमारे स्किल्स को डेवलप कर लें, कोई फोटोशॉप सीख लें ताकि फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लें, कोई बंदा अगर ये चीजें स्टार्ट कर ले तो क्या ही बात हो जाएगी। तो हम लोगों ने उस टाइम पे फ्री कर दिया था। तो उस वजह से टू आंसर द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, जहाँ पर आपने बोला नियर पीयर के यूजर्स आए थे, बिल्कुल आए थे, एंड दैट इज व्हेन वी एक्चुअली वेंट फ्री। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन की, यस इट इंक्रीज्ड। और ज्यादा खुशी की बात ये है कि यंग ऑडियंस के पास तो उससे पहले भी टेक्नोलॉजी थी, तो यंग ऑडियंस के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी का कोई बहुत ज्यादा अपटेक है। खुशी इस बात की है कि द मैच्योर ऑडियंस जो कि 40 प्लस 45 प्लस वाली जो ऑडियंस है, उनके हाथ में भी अब फोन आ चुके हैं, उनके पास भी फेसबुक है, उनके पास भी टिकटॉक है, और अब अगर हम एडवर्टीजमेंट्स करते हैं या कोई अपने पैगाम अगर पहुंचाना चाहते हैं तो वो एल्डर ऑडियंस के पास भी बड़े आराम से पहुंच जाता है। तो इस हिसाब से आई थिंक कोविड वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। And this is just looking at education system overall in Pakistan. I know in the last 2 years almost, EdTech and a lot of new partners have come in. They've tried to deploy services. आप उस field को lead कर रहे हैं, and there are other people that are following you in that line also. But I think now that schools are open again और schools इस तरह से चल रहे हैं, do you think कि technology की जो adaptation जिसमें तेजी आई थी, would now slow down again? देखिए जी, सो कभी भी देखिए जी, हर बंदे को इस दुनिया में पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, ठीक है। एनीथिंग दैट कैन टेक अ पर्सन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड इफ इट वर्क्स
people would love to do that, ठीक है. So for example इस टाइम पे एक बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल में टीचर सामने खड़ा हुआ होता है और बच्चा उनसे पढ़ाई कर रहा होता है और टीचर पढ़ा रहा होता है. Is he doing the job? ठीक है, क्या बच्चे को वो चीज़ समझ आ रही है? Yes, बिल्कुल वो चीज़ समझ आ रही है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब जब कोविड खत्म हो गया तो LGS की बात कर लो, KGS वगैरह की बात कर लो, जो एलीट स्कूल्स हैं वहाँ पर we might see a drop in the use of technology because schools are now open. और वो पहले भी अच्छा काम कर रहे थे. अब देखते हैं पहले भी ग्रेड्स अच्छे आ रहे थे, बच्चे अच्छा सीख रहे थे, बच्चे अच्छे ग्रेजुएट्स निकल रहे थे, अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे थे. I do not think कि anyone should try to solve something that is not broken. तो अगर हम ये देखते हैं कि यार ये वाले एलीट स्कूल जो हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज कम करने शुरू हो जाएंगे, I don't think that is a bad thing because their methods were already working really well. लेकिन on the other hand, I do not see कि क्या में कोई डिक्लाइन आएगा. I think कि क्या में ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होगी लेकिन डिक्लाइन नहीं आएगा, एटलीस्ट स्टैग्नेशन वहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज की स्टैग्नेशन जरूर है. मिसाल के तौर पे माय यंगर ब्रदर इज इन द स्कूल इन इस्लामाबाद कॉल्ड सुपरनोवा. वहाँ पर उन लोगों ने एक बड़ी मजे की पॉलिसी बना ली आफ्टर कोविड एंड आई रियली लव दैट पॉलिसी. वो कहते हैं कि भाई बच्चे की मर्जी है कि उसे स्कूल आने की नहीं आना. हमारा टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा, जो सामने बैठा हुआ है वो सामने बैठे, जिसने घर पे लैपटॉप पे पढ़ना है वो लैपटॉप पे पढ़े, हमें कोई इशू नहीं है. और इसके अंदर आप देखें स्कूल का एक बहुत बड़ा फायदा भी है. तो स्कूल ने अगर उसके पास पहले अगर 100 बच्चों को बिठाने की कैपेसिटी थी, अब वो 150 बच्चों को एडमिशन दे सकता है. ठीक है, Of course. ठीक है, कीपिंग द प्रोबेबिलिटी इन माइंड के 50 बच्चा घर पे बैठेगा, 100 सामने बैठेगा, तो क्या में सीन ऑन हो जाएगा. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई, टेक्नोलॉजी भी आ गई और पैसे भी बन गए. ठीक है, मेरे ख्याल से इट्स अ गुड थिंग. तो अब मेरा छोटा भाई जब उसको दिल करता है सवाल जवाब करने तो स्कूल चला जाता है, वरना घर में बैठते. तो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हाइब्रिड मॉडल जो कि फॉलो हो रहा होता है. इसी तरह से क्लास में जो टीचर बैठे हुए होते हैं वो अपने साथ एक पेन टैबलेट यूज करते होते हैं जिसके ऊपर वो लिखते हैं, तो जो बच्चा सामने बैठा होता है उसको भी नजर आ रहा होता है, जो बच्चा घर पे बैठा है उसको भी नजर आ रहा होता है. तो आई थिंक इस तरह की चीजें बड़ी अच्छी है. इनफैक्ट एक और एग्जाम्पल देता हूँ. आज सुबह को अभी इस मीटिंग से पहले मैं सिटी स्कूल गया हुआ था. मेरी पूरी टीम आज सिटी स्कूल में गई हुई थी. और सिटी स्कूल is a big group in terms of क्या नाम है O levels, A levels. Even they were like कि यार O levels, A levels हम बड़ा अच्छा करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा बच्चा MCAT करना चाहता है, SAT करना चाहता है, उसके लिए वो एकेडमी का रुख करता है, अच्छे खासे पैसे जाया करता है. तो हमारा क्या नियर पीयर हमारी इस चीज में कोई हेल्प कर सकता है. तो आज हम वहां पर गए हुए थे. हमने वहां पर तकरीबन 100 बच्चों को बैठकर इस चीज पे सेशन दिया कि यार आप लोग किस तरह से अपने A levels के दौरान MCAT की तैयारी कर सकते हो. तो आई बिलीव कि टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा लेकिन स्टैग्नेंट रहेगा. हाउएवर गवर्नमेंट जो है वो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डबल डाउन करेगी बिकॉज नाउ द गवर्नमेंट हैज रियलाइज कि हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को यूज करके. दैट इज वन रीजन कि व्हाई एजुकेशन मिनिस्ट्री राइट नाउ इन इस्लामाबाद इज ट्राइंग टू डेवलप देयर ओन LMS. उसके अंदर वी आर हेल्पिंग देम एज वेल. फेडरल बोर्ड हैज अडॉप्टेड नियर पीयर एज वेल. और एक बड़े मजे के एक्सपेरिमेंट है, मैं सारे यूजर्स से भी बोलूंगा. आई मीन दिस इज द सक्सेस ऑफ द कमर्शियल एंटिटीज. अगर आप देखें एक तरह से आप फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर आपको नजर आएगा एक फॉर स्टूडेंट्स का एक कॉलम है, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा होगा फ्री FSC प्रिपरेशन. उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट नियर पीयर की वेबसाइट खुलती है. तो यू नो दिस इज द प्रूफ ऑफ द फैक्ट कि इवन द गवर्नमेंट एंटिटीज नाउ आर adopting the technology. Minister Higher Education यासिर हुमायूं साहब in Punjab, he is exploring these opportunities as well कि हम लोग अपने बोर्ड्स के अंदर किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन को ला सकते हैं. I think beautiful things are happening and we will see the rise especially in government sectors. एक I think education का एक ना पाकिस्तान के अंदर तो unfortunately थोड़ा सा सुतेला बच्चा है. It's called skill development or vocational training, and I think that's also a market, and I've worked with that market काफी देर के लिए. I know there's जितना बड़ा problem education के अंदर उतना बड़ा problem हमारे skill development के अंदर भी है. And do you feel any progress has been made there in terms of digitalization or using of digital platforms in the vocational training system? And is it really possible to deliver vocational training through technology? जी, मैं बड़ी फनी सी बात बताता हूँ आप आंसर देने से पहले. आज सुबह की बात है कि आई वाज ऑन माय वे टू ऑफिस. तो मैंने आज एक डिफरेंट रूट अपनाया ऑफिस आने का. तो जिस जगह पे हमारा ऑफिस है मुस्लिम टाउन, इसी के अंदर आई रियलाइज्ड कि हमारे ऑफिस के बिल्कुल करीब ही एक बिल्डिंग है. उसके बाहर मैंने देखा लिखा हुआ था पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी. एंड आई वाज लाइक यार आई नॉट इवन नो कि यार ये अथॉरिटी को एग्जिस्ट करती है. ठीक है, तो 2 साल पुरानी होगी अब वैसे. कितने पुरानी होगी है? I think 2 years ago वो इंसेप्शन हुई थी उसकी और स्टार्ट हुआ था उस पे काम. मतलब PSDF एक होता था. so PSDF was my first employer एक तरह से. मतलब जब मेरी ग्रेजुएशन हुई थी तो सबसे पहली जॉब ऑफर अगर मुझे आई थी PSDF से, उस टाइम पे PSDF इस जुमरे में I knew about it.
फिर ये अथॉरिटी के बारे में मुझे रिसेंटली पता चला, फिर बीच में काफ़ी सारी जो है वो कंपनीज बनती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरा तो, आपने बिल्कुल सही बात बोली है, बिल्कुल एक सौतेले बच्चे वाली बात है। और मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ आती कि स्किल्स के ऊपर जो है, मैं ये नहीं कह सकता स्किल्स में काम नहीं हो रहा। आई मीन सी, अगर हम आल्फा ग्रीन सॉफ्टवेयर हाउस में देखें, जो पीआईटी जिसे कहते हैं, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, क्या वो फ्रीलांसिंग पे काम कर रहा है? बिल्कुल काम कर रहा है। क्या वो ई रोजगार का जो उनका एक प्रोजेक्ट है जिसमें वो फ्रीलांसर्स बनाने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। इसी तरह से डिजिटल पाकिस्तान का जो एक इनिशिएटिव था जिसमें वो फ्रीलांसर 1 मिलियन फ्रीलांसर्स का गोल बना हुआ था, उसे क्या डिजी स्किल्स जो है वो भी बना, उसमें भी काफी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ उसमें भी काफी सारे पैसे लगे। इसी तरह से तो ये सारे इनिशिएटिव्स अपनी जगह पर हुए और इसी वजह से अपटेक भी आया। मिसाल के तौर पे हमारा जो ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज भी अब कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट उसकी तरफ काम नहीं कर रहा, लेकिन आई थिंक आई कैन नॉट पिन पॉइंट कि यार क्यों हम पीछे रह गए इंडिया से। फॉर एग्जांपल, आई मीन वी हैव लाइक ह्यूज स्किलफुल पीपल, या बहुत सारे लोग जो एक्चुअली वो स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं इस चीज पे काम करने के लिए, लेकिन somehow I think we missed the bus. However, I believe कि यार the next thing that is coming, which is called the Web 3.0, and this is something that is keeping entire near peer team very excited these days. So we are partnering up with a company जिसके साथ मिलकर हम लोग Web 3.0 को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे और हम उससे रिलेटेड कोर्सेज बनाना शुरू करेंगे जो कि हमारी आवाम जो है उससे मुस्तफीद हो सकती है। अब आप इमेजिन करेंगे कि मैं इस टाइम पे Web 3.0 is still a very virgin kind of market globally. अगर हमारा बच्चा किसी तरह से Web 3.0 के ऊपर अगर अपने आप को इक्विप कर देता है और अपनी सर्विसेज ग्लोबली अगर देने शुरू कर जाता है, तो इमेजिन द काइंड ऑफ मनी दैट वी कैन अट्रैक्ट इन द कंट्री। आई मीन थिंक अबाउट इट कि फिनलैंड की अगर सिर्फ बात करें, फिनलैंड में जो NFTs Web 3.0 या क्रिप्टो की अगर बात की जाए, ठीक है ना, क्रिप्टो पाकिस्तान में तो क्या नाम है बड़ा एक बुरा वर्ड समझा जाता है, स्पेशली हुकूमती हलकों में। एंड आई डू अंडरस्टैंड देयर कंसर्न एज वेल। वो कहते हैं यार डॉलर हमारा बढ़ जा रहा है, आई डू अंडरस्टैंड एंड दैट इज फाइन एज वेल। IMF से लोन लेना पड़ता है वरना उस डॉलर को फिर पूरा करने के लिए, या वैलिड कंसर्न है। लेकिन फिनलैंड की अगर बात की जाए तो आपको पता है 2% ऑफ देयर एंटायर GDP इज कंट्रीब्यूटेड बाय द Web 3.0। This is how big the Web 3.0 can become. So I believe कि क्या मैं I think freelancing वाली बस हम लोगों ने मिस की है। We are just trying to catch up with India, but Web 3.0 is still there, and we feel very excited कि हम उसके pioneer बनने जा रहे हैं उसकी digital education के लिए। I hope लोग जो है उससे फायदा उठाएं। I think you mentioned something very significant that is happening in the technology space, जहाँ पे there is a new version of the entire internet that we understand, from हम अभी 2.0 पे exist कर रहे थे और अब now we're trying to transition out. Meta जो Facebook ने अपनी conversion की है, Microsoft is now partnering with Meta, and I think it is very important for us to learn अभी इस point के ऊपर कि there is a transition of internet happening. We're absolutely not equipped for that transition. I think बहुत सारे businesses in Pakistan have not looked at, मतलब वो Web 2.0 पे भी जो exist कर रहे थे बेचारे वो कुछ ना कुछ हद तक exist कर रहे थे, but I think it's time, and you're absolutely right कि we have to become very proactive in exploring this new avenue, because now this is going to take over the world. और हमें instead of playing catch up, I think हमारे पास अब वो at least mindset establish हो गया टेक्नोलॉजी का। We understand कि सॉफ्टवेयर के अंदर, फ्रीलांस के अंदर, IT एक्सपोर्ट्स के अंदर there is पाकिस्तान के तरफ बहुत तेजी है, and I think it's very important for us to learn this entire Web 3.0 का aspect and to cash in onto this before this becomes another thing जिसके हम सोचेंगे यार ये अगर हम पाकिस्तान में कर लेते तो हो सकता था कुछ ना कुछ। Exactly, बहुत प्यारी बात आपने की। Exactly, आप यहाँ से एग्जांपल दें, मतलब जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए बड़े मजे की बात होगी। आपने शायद वो वाली मीम देखी होगी, बड़े जमाने पहले आई थी, काफी ग्लोबली वायरल भी हो गई थी, जो थी फ्रेंडशिप ब्रोकन विद अहमद, नाउ अली इज माय बेस्ट फ्रेंड। शायद आपने ये वाली मीम आपने कभी देखी, याद है? वो वाली एक मीम होती थी, वो मीम ग्लोबल हो गई थी और आप ने शायद कभी न्यूज में देखा हो, अगर आपके सामने से गुजरी है। सो देयर इज दिस कंपनी इन पाकिस्तान जिन लोगों ने ये मीम बनाई थी, 2 लड़के थे और मेरे ख्याल से एक पेरिफेरीज के थे, वो क्या मैं, दे आर नॉट इवन फ्रॉम मेजर सिटी ऑफ पाकिस्तान। वो वाली मीम को NFT में कन्वर्ट किया गया और sorry, I don't mean to convert this particular discussion about NFTs, of course the scope is different, लेकिन just to make our user realize कि यार potential क्या है जिस पे लोग जा सकते हैं, तो उसको NFT में कन्वर्ट किया और वो वाली मीम को सेल किया गया एक इंटरनेशनल बिलियनियर को $52,000 का। और $52,000 का एक मेजर चंक
उन 2 मीम क्रिएटर्स को दिया गया। उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि मीम बनाते हुए कि यार एक टाइम के ऊपर हम लोग एक्चुअली करोड़पति बन जाएंगे इस मीम को बनाकर। तो आई थिंक पोटेंशियल इज एक्चुअली ग्रेट, और इस मीम की सेलिंग ने रियलाइज कराया कि इस तरह के काम करके हम लोग एक्चुअली ज्यादा डॉलर पाकिस्तान के ला सकते हैं। और ऑनेस्टली एवरी वन ऑफ अस हैज टू थिंक अलोंग दीज लाइंस कि यार हम लोग किस तरह से, तो देखें पाकिस्तान के अंदर मैं अगर शर्जील ऑनेस्टली बहुत बड़ी कंपनी भी अगर मैं बना लेता हूँ ना, किस तरह से कि यार मैं पाकिस्तानी बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म पे ले आऊँ, तो ऑनेस्टली इससे मुल्क का फायदा इस हद तक हो रहा है कि मैं अच्छे बच्चे बना रहा हूँ, अच्छे बच्चे तैयार कर रहा हूँ। लेकिन अगर इस टाइम में मुल्क को जिस चीज़ की डेस्परेटली जरूरत है वो है इंटरनेशनल डॉलर्स की। I mean that is one reason why we keep on going to IMF for the dollars. लेकिन अगर हम लोग किसी तरह से अपनी कंपनीज को, अपने सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से पोजीशन कर लें कि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में एग्जिस्ट करें, इंटरनेशनल सेलिंग करें, तो इस तरह से हम लोग ज्यादा डॉलर पाकिस्तान के ला सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी बेटर सर्विस फॉर पाकिस्तान। एवरी वन ऑफ अस नीड्स टू थिंक अलोंग दैट लाइन एज वेल कि हम किस तरह से अपनी वो भी स्किल्स डेवलप करें कि हम बेशक फ्रीलांसिंग हो, बेशक वेब 2.0 हो, 3.0, लेकिन हम बाहर का डॉलर पाकिस्तान आने की बात करें। I think this is a very important point कि instead of thinking कि जी हम सिर्फ पाकिस्तान से बाहर जाके ही foreign remittance generate कर सकते हैं, it is important to understand कि जो actual जो मुल्क को चला रहा है वो है जो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। The foreign remittances are becoming बैसाखी बन रही है हमारी। We're getting handicapped by the fact कि जी हमें डॉलर से बाहर जो जाके काम करेगा वो बचेगा, because you lose, आपका brain drain हो रहा है, that you mentioned earlier, आपकी skilled workforce बाहर जा रही है, you're losing potential। आप अपने मुल्क को पंक्चर करते जा रहे हैं, you're letting the air out to countries, और उनके जो है ना आप गाड़ी चला रहे हैं, जबकि ये सारा काम वो पाकिस्तान में बैठ के substantially grow करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, yeah, totally agree. And Amar, before we move on to the questions and answers, and I have a few questions that are very important to this conversation. What do you feel अगर हमने emergency भी declare करनी है उस sector के अंदर, and there are steps that we have to take immediately आपके लिहाज से, वो क्या क्या है? तो अगर हमने इमीडिएटली अगर कोई चीज करनी है तो सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क की एग्जामिनेशन को चेंज करना है। एग्जाम्स को चेंज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आई स्टिल रिमेंबर बचपन में मैं पार्लियामेंट्री डिबेट्स करता था, एमयूएनस में जाता था, वहां पर यही वाली बात होती थी कि यार हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं चेंज हो सकता? सिंगल रीजन, हर बंदा ये बोलता था यार जब बच्चे को एग्जाम में चेक किया जाएगा वो कितना अच्छा रटा मारता है तो टीचर से रटा ही लगवाएगा ना, ठीक है? तो टीचर ने क्यों चेंज होना है? चाहे आप किताबें चेंज कर लो, चाहे आप करिकुलम चेंज कर लो। तो पाकिस्तान में एवरीवन टुडे इज टॉकिंग अबाउट चेंजिंग द करिकुलम। यस, दैट इज इंपॉर्टेंट। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि यार टीचर्स की डेवलपमेंट की जाए, उनको अच्छा खासा यूके एड यूएस एड का फंड आता है टीचर की ट्रेनिंग पे। कुछ भी नहीं होगा इससे। टीचर का केपीआई होना चाहिए कि आपका बच्चा एग्जाम में कितना अच्छा, और अभी भी केपीआई, टीचर का सिर्फ एक केपीआई होता है कि मेरा बच्चा एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर रहा है। उस केपीआई को अचीव करने के लिए सारा कुछ करेगा। अब अगर एग्जाम ही अगर आपका खराब है, एग्जाम ही आपसे डिमांड कर रहा है कि आप रटा मारो, तो टीचर जो है वो क्यों बाकी चीजों पे फोकस करेगा? अगर आपने एग्जाम के पैटर्न को ही चेंज कर दिया, कॉन्सेप्चुअल बना दिया, तो हर टीचर उस केपीआई को मीट करने के लिए कि मेरा बच्चा अच्छा परफॉर्म करे, वो अपने आप में भी वो जोहर पैदा करेगा कि यार मैं जो हूँ अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करूँ। सो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो आपने एग्जाम्स को चेंज करना है। लेकिन एग्जाम को अगर आप चेंज करेंगे तो उससे होगा ये, जो बच्चे 9th में हैं, जो बच्चे 10th में हैं, वो आपके सीधे सीधे होने शुरू हो जाएंगे ऑफ कोर्स। लेकिन वो वाला बच्चा जो 5th क्लास के बाद ड्रॉप आउट हो रहा है, क्लास 7th 8th 9th में है, वो ड्रॉप आउट हो रहा है, तो वहां पर क्या होना चाहिए? देखिए शर्जील, as much as I am a big fan of education and I am quoted a lot of places because I have this particular line जो कि खुद मेरी नहीं है, मैंने कहीं से उठाई थी, लेकिन आई जस्ट लव, मैं इतनी ज्यादा वो लाइन बोल चुका हूँ कि क्या मैं लोगों ने उसे मेरे साथ मुंसलिक करना शुरू कर दिया। सो आई नॉर्मली से देयर आर ओनली थ्री सॉल्यूशंस टू वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स: एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन, खत्म। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात भी बोलना चाहूंगा कि एज मच एज आई एम फॉन्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, आई डू रियलाइज कि एजुकेशन से पहले भी एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है लोगों की फाइनेंशियल बैकबोन का स्ट्रॉन्ग होना। अगर एक जगह पे लोगों की फाइनेंशियल बैकबोन ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को जाहिर सी बात है ज्यादा ही समझेंगे, और वो अपने बच्चों को 5वीं के बाद नहीं पढ़ाएंगे, गले पे बैठाएंगे, रेडी पे बैठाएंगे, बोलेंगे चलो भाई पैसे घर ला कर दो। आई बिलीव है क्या नाम है, ये चीज रियल है, इसको किसी तरह से सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करने का राइट अभी कोई तरीका नहीं है, उसके लिए यही है कि हमारी हुकूमत जो है कुछ अच्छा काम करे, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े, डॉलर आए, हमारे लोगों की इनकम वगैरह इंक्रीज हो, अच्छी फैसिलिटीज हो। लेकिन दैट्स अ वेरी फास्ट फेस्ट चीज। देखिए जल्दी जल्दी क्या किया जा सकता है? जल्दी जल्दी अगर कुछ करना है शर्जील, तो मैं
ये रिकमेंड करूंगा गवर्नमेंट को कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल पिक वन लैंग्वेज, या उर्दू चूज करो पूरे टाइम पर, या फिर इंग्लिश करो 0 से लेकर आखिरी क्लास तक। सबसे पहले इस चीज के ऊपर प्लीज सहमत हो जाओ, नंबर 1 ये। नंबर 2 ये वाली चीज कि स्टॉप ट्राइंग टू टीच एवरीवन कि यार साइंस में ये है और इंग्लिश में ये है और मैथ में ये है। ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन कितनी खूबसूरत बात हो जाएगी कि यार किसी तरह से आप वोकेशनल ट्रेनिंग को आम बनानी शुरू हो जाए। So that is another thing that we are working on with the federal government as well. आपने शायद NAFTAC का सुना होगा। So NAFTAC has this particular mandate कि हमने लोगों की स्किल्स के ऊपर काम करना है। हम लोगों ने फेडरल बोर्ड को ये बोला कि यार आप लोगों का मैट्रिक, और आपको शेड्यूल पता होगा पाकिस्तान के अंदर जो 2-3 प्रेवलेंट मैट्रिक जिस चीज में होती है, या वो प्री मेडिकल होता है, या वो प्री इंजीनियरिंग होता है, या वो कॉमर्स साइड होती है। हमने ये बोला, इनफैक्ट फेडरल बोर्ड खुद इस चीज के ऊपर क्या काफी काम कर रहा है कि यार टेक्निकल मैट्रिक क्यों नहीं हो सकता। So now they have launched this new wing of metric which is called metric tech. metric tech के अंदर ये होगा कि बच्चे अब जो है साइंस, मैथ, केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, वो टेक्निकल एजुकेशन पढ़ेंगे। टेक्निकल एजुकेशन एक अच्छी चीज है। आपको पता है शर्जील, एप्पल में टिम कुक से किसी ने ये चीज पूछी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। किसी ने ये चीज पूछी टिम कुक से कि यार टिम, आप चाइना में जाकर जो है अपनी फैक्ट्रीज क्यों लगाते हैं? Is it because वहां पर आपको लेबर चीप मिलता है? तो टिम कुक एक्चुअली laughed at that and he was like, नहीं ब्रोस, आप लोग जरा चेक करें, चाइना does not provide cheap labor anymore. वो एक टाइम हुआ करता था। अब जब से उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी, उसके बाद पॉपुलेशन का कंट्रोल इतना उनके ऊपर हो गया, अब तो खैर हट की है वन चाइल्ड पॉलिसी, लेकिन अब वहां पर चीप लेबर नहीं है। The reason why we exist in China is because there's sound technical education. वहां पर हमें वो वर्कफोर्स मिलता है जो कि टेक्निकल इतने साउंड होते हैं कि वो हमारे आईफोन्स के डिजाइन्स को एक्चुअल शक्ल देते हैं। वो आईफोन्स बनाते हैं जो कि कंज्यूमर आखिर में so at the end what was the thing जिसकी वजह से एप्पल में एग्जिस्ट कर रहा है? इट्स गुड टेक्निकल एजुकेशन। अब चाइना भी बोलने को बोल सकता है कि नहीं भाई, हमने अपने मुल्क में वो एजुकेशन करनी है जिसके बाद बच्चा या तो डॉक्टर बनने का सोचे या इंजीनियर बनने का सोचे, पर नहीं, वहां पर टेक्निकल एजुकेशन। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है शेड्यूल टेक्निकल एजुकेशन का क्या मतलब होता है? बोला जाता है जो बच्चा मैट्रिक नहीं कर सका, जो बच्चा एफएससी नहीं कर सका, जो बच्चा नालायक था, उसको डिप्लोमा करने के लिए भेज दिया। आई मीन यार, और वो बच्चा जो डिप्लोमा करना चाहता है वो इतना डिप्रेस होता है, वो कहता है कि यार मैं शायद नालायक क्यों, मैं यहाँ पर आया हूँ। अरे नहीं भाई, तो मैं एक्चुअली ये समझता हूँ कि इमरजेंसी अगर नाफिज करनी है तो उसके अंदर एक चीज जो हम कर सकते हैं वो ये कि यार टेक्निकल एजुकेशन को आम किया जाए, ताकि बच्चे को, हम क्यों बच्चे से उम्मीद करें कि यार तुम 7वीं पढ़, 8वीं पढ़, 9वीं पढ़, 11वीं, 12वीं, फिर 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजार, तब जाकर तू करियर के काबिल होगा। नहीं, मैट्रिक के बाद भी करियर के काबिल हो सकते हो, तुम एफएससी के बाद भी हो सकते हो। तो टेक्निकल एजुकेशन इज समथिंग दैट वी नीड। सो उर्दू या इंग्लिश अडॉप्ट करें, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन अडॉप्ट करें, ठीक है, ये 2 चीज होगी। और नंबर 3, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें। आप चाहे जितना मर्जी पैसा लगा दें, आप अच्छा टीचर फॉरन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, आपके पास एक फोन आपने बच्चे को देना है, उसके पास एक्सेस होगा ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, खोलेगा, लाहौर में बैठा हुआ बेस्ट टीचर लिया में बैठे हुए बच्चे को पढ़ाएगा। तो टेक्नोलॉजी को जल्दी से अडॉप्ट कर दें। ये मेरे 3 पॉइंट एजेंडास होंगे। And Amar, I think हम दोनों ने थोड़ा सा अपने reservations already discuss किए हैं with the workforce that comes in. तो हमने अपनी जो future workforce को train करना है, I would also love to hear your thoughts. 3-4 major points for training the workforce of tomorrow immediately at this point of time. Training the workforce of tomorrow, I think उसके अंदर मेरे से ज़्यादा मेरे ख्याल से the stakeholders like you have a very very big role to play there, because you guys are actually in the market। जहाँ पर for example आपने पहले भी एक बात बोली थी खुद ही कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरह के होते हैं जो कि एमई अप्लाई कर रहे होते हैं, एमई जॉब हॉप कर रहे होते हैं। इवन आप लोग भी क्या एक टाइम पे समझ जाते हैं कि यार ये लोग जो है वो क्या हरकतें कर रहे हैं, और आप फिर उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज ही देते बिकॉज आपका और क्लाइंट का रिलेशन भी उस चीज से खराब होता है। तो यू गाइज आर एक्चुअली सिटिंग इन दिस पर्टिकुलर मार्केट जहां पर यू गाइज नो यार लोग इस तरह की बोंगियां मारते हैं, स्पेशली एट द टाइम जब वो जॉब अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आई रियली बिलीव कि टेक्नोलॉजी हैज अ मेजर रोल टू प्ले देयर एज वेल। नियर पीरियड के ऊपर इनफैक्ट आप लोगों की टीम के साथ ही वी आर डिस्कसिंग दिस कोलैबोरेशन, जहां पर हम लोग वो ऑनलाइन कोर्सेज बनाना चाहते हैं, जहां पर वी टेल पीपल हाउ टू मेक द सीवी, हाउ टू मेक अ कवर लेटर, हाउ टू पोजीशन योरसेल्फ फॉर द जॉब इंटरव्यू। तो ये सारी चीजें कोर्सेज जो हैं वो नियर पीरियड के ऊपर सून इंशाल्लाह आ रहे होंगे। एंड आई बिलीव एवरी पर्सन जो कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हो उसको ये वाले कोर्सेज एटलीस्ट देखने चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट हमारे मुल्क में लर्निंग का कल्चर बहुत खराब है। बंदा कहता है कि यार मैं
पाकिस्तान एक नंबर गेम बना हुआ है शर्जील। बंदा कहता है यार मैं 100 जगहों पर अपनी सीवी ड्रॉप करूंगा तो किसी एक दो जगहों से कॉल आ जाएगी, और क्या किसी एक जगह पर शायद मेरी नौकरी भी लग जाए। सही है, नंबर गेम। यार मैं शर्जील आपको अपनी पर्सनल एक छोटी स्टोरी बता देता हूँ, बहुत छोटी सी। इनफैक्ट मैं एक्चुअली छोटी लम्स में जब मैं था तो मुझे क्या, मैं इतने सारे वहां पर रिक्रूटर्स आते थे, यूनिलीवर, पीएनजी, ये वो वगैरह वगैरह, बच्चे सब पे जाकर अप्लाई करते थे। अच्छा, मैंने ये बोला उस टाइम पे कि यार मैं सब पे अप्लाई नहीं करूंगा, आई विल जस्ट पिक वन कंपनी एंड आई विल ट्राई टू सी कि यार कौन सी कंपनी मेरे हिसाब से है और मैं किसके हिसाब से चल सकता हूँ। मैंने एक कंपनी पकड़ी, आरबी। ठीक है, आरबी जो है वो कंपनी है जो डेटॉल बनाता है और इस तरह की बहुत सारी उसकी कंपनीज है। आरबी को मैंने पकड़ा, आरबी का मैंने टेस्ट वगैरह दिया, टेस्ट वगैरह अच्छा हो गया, मैंने तैयारी की, उसके साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह होते थे, ऑनलाइन उसकी तैयारी वगैरह हो गई। उसके फिर क्या, मैं ग्रुप डिस्कशन होती थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो गई, और उसके बाद मैं फाइनल इंटरव्यू में गया। शर्जील फाइनल इंटरव्यू में मेरा जो मैंने जो डिवीजन पिक किया था सेल्स का मैंने किया था, मैंने कहा मैं सेल्स में जाऊंगा। शर्जील आपको पता है मैं उस वाले इंटरव्यू के अंदर एक कंडीशन तो ये हो सकती थी ना, जैसे नॉर्मली लोग करते होते हैं कि मैं क्या ना, मैं जाऊंगा आगे बैठूंगा अपने एकेडमिक करियर के बारे में बताऊंगा, इफ दे लाइक मी तो मुझे जॉब दे देंगे, वरना सही है, खैर है। पर शर्जील आई डिड नॉट डू दैट। मैंने पता है क्या किया, मैंने दो चीजें की। मैंने, मेरा एक सीनियर था जो आरबी में ऑलरेडी जॉब कर रहा था, मैंने सबसे पहले उसको कॉल की, मैंने कहा मुझे ये बताएं कि, उनका नाम था अब्दुल रहमान आगा। मैंने कहा आगा मुझे जरा ये बात बताएं आप कि यार ये जो जॉब आप सेल्स के अंदर हैं, तो सेल्स में आप क्या काम करते हैं, हाउ डज योर डे लुक लाइक। तो उन्होंने मुझे अपना दिन बताना शुरू किया, मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। फिर मैंने पूछा आपके चैलेंजेस क्या होते हैं, अच्छा कंपैटिटर्स के साथ आप कैसे करते हैं, अच्छा आपकी सेल्स पिच क्या होती है, अच्छा आप कौन से डिवीजन में काम कर रहे हैं। उनसे सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पकड़ ली टू ट्राई टू गेट अ सेंस ऑफ यार सेल्स की जॉब होती कैसे। फिर शर्जील उससे कॉल करने के बाद मैं लोकल मार्केट में चला गया, और वहां पर मैं डिफरेंट दुकानों पे गया, और वहां पर जाकर मैंने ये देखा कि यार अच्छा डिटॉल का प्रोडक्ट जो है वो शेल्फ पे टॉप पे पड़ा हुआ है, मिड पे पड़ा हुआ है, सबसे नीचे पड़ा हुआ है, सेफ गार्ड के अगेंस्ट उसको कैसे पोजीशन किया है। दुकान वाले से मैंने जाकर बात की कि यार सर जरा मुझे बताएं मैं कंफ्यूज हूँ, मैं डिटॉल हूँ या सेफ गार्ड लूँ। तो उसने मुझे जवाब जिस तरह से दिया, मैंने उस हिसाब से एनालाइज करने की कोशिश की कि ये बंदा ज्यादा सेफ गार्ड की तरफ क्यों इंक्लाइंड है। सही है, वो बोलते तो नहीं है लेकिन उनको मार्जिन ज्यादा मिल रहा होता है वगैरह वगैरह। तो वो सारा होमवर्क करके अगले दिन जब मैं इंटरव्यू के अंदर गया, तो इंटरव्यू के अंदर आई मेंशन ऑल दिस थिंग्स कि यार दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो आपने अच्छी करनी है। आपने अपने शेल्फ को अच्छा करना है, आपने वेंडर से अच्छी रिलेशन बनाना है। मिसाल के तौर पे वहां पर आई आइडेंटिफाइड वन थिंग, मुझे दुकान वाला कहता है कि यार सेफ गार्ड की एक बड़े मजे की बात यह है, इनकी सप्लाई चेन बड़ी मजबूत है, जैसे ही माल खत्म होता है अगला माल फौरन आ जाता है। डिटोल का मसला ये है कि यार वो जो है हफ्ता लगा देता है, तो इसलिए जो है ना कस्टमर डिटोल का बड़ा खराब है। नाउ इमेजिन मी सिटिंग इन दैट इंटरव्यू, एक बच्चा सा बैठा हुआ है, वो बाबे बैठे हुए हैं जिनको इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, मैं उनके सामने बैठ के बोल रहा हूँ कि सर यू नीड टू वर्क ऑन योर सप्लाई चेन बिकॉज दिस इज व्हाट अ लॉट ऑफ शॉपकीपर्स आर कंप्लेनिंग अबाउट। दे वर लाइक यार वाओ दैट्स ब्रिलियंट, एंड आई केम आउट ऑफ दैट इंटरव्यू, और अगले 15 मिनट बाद मैं अपने डॉम में गया, कॉल आई आप वापस आ जाए, मैं वापस आया एंड दे हैड द ऑफर लेटर रेडी फॉर। तो मैं लोगों के लिए ये मैंने कहानी इसी वजह से सुनाई है, जिस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। नियर पीयर स्टार्ट करने से पहले मेरे माँ बाप ने मुझे परमिशन दी थी नियर पीयर की, उन्होंने बोला था बेटा जाकर नौकरी करने पर अच्छी सी, तो उनको प्रूव करने के लिए कि मैं अच्छी नौकरी ले सकता हूँ, मैंने बड़ा केयरफुली नौकरियों को ऑफर लेटर लिए, घर वालों के सामने रखा, फिर बोला देखे मैं नौकरी ले सकता हूँ, मुझे नियर पीयर स्टार्ट करने में। तो तब जाकर ये वाली कहानी इस तरह से बनी थी। तो लोगों को बताने वाली बात यह है कि यार आई एम द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ समवन। और बाय द वे शर्जील आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम अ लॉट ऑफ जॉब्स एज वेल, जस्ट बाय द वे। जब मैं जूनियर ईयर में था मैं इंटर्नशिप्स के अप्लाई करता था, मैं प्रिपरेशन के बगैर जाता था। ऐसी एक कंपनी थी जिसने मुझे जूनियर ईयर के अंदर इंटर्नशिप के लिए भी कंसिडर किया था, एंड आई लर्नड माय लेसन्स, आई लर्नड देम वेरी हार्ड। द नेक्स्ट टाइम आई वेंट देयर प्रिपेयर्ड, and so I am the living example of someone who has failed and then who picked himself up, went there with the preparation, and got every job that I placed my eye on. And you guys can too. It's a very easy formula. It's not difficult at all. जिस कंपनी में अप्लाई करें, जाएं वहां पर देखें वो कर क्या रहे हैं, और अपने आप को देखें आप कैसे पिच इन वहां पर कर सकते हैं। That's the easiest formula. बस। I think some of the most important things that you mentioned in that story are कि एक तो keep your approach focused. हर किसी को हर चीज भेजने से doesn't make any difference. दूसरा, of course, your interview is going to be the most important day जो भी आप किसी employer के पास spend करोगे. At least make that effort जहाँ पे you give them that courtesy कि आप at least उनके बारे में you research what they're doing, and that research is essentially going to get you that job more than your technical expertise because उसको ये पता लगता है कि now you're a good fit for him. I think हम जब जिस टाइम पे कस्टमर सर्विसेज या सेल्स की ट्रेनिंग करवाते हैं तो लोगों को ये कहते हैं कि जी पहले आप नीड आइडेंटिफाई करें,
And on that same interview, हम जब लोगों को prepare करते हैं तो कभी ये नहीं बताते हैं कि at least आप उनकी need identify करो. That need identification is that job description, is that company वो क्या कर रही है, उनके क्या क्या problems हैं that you can solve. And I think you've done that. आपने भी जो अपनी RB की मिसाल सुनाई, that's exactly what it is. You know, going in, identifying where the problem lies and how you can be beneficial in solving that problem for them. That's exactly how an interview should go. बिल्कुल बिल्कुल, yes yes yes. Kumar, I have a few questions, and I think these are very important questions, and I would love your responses on these. Pehli baat, I think we've answered this question. Beech mein bhi, lekin I would still go through it again if you have any more points to add. Why quality education is not approachable in Pakistan? Why quality education is not approachable in Pakistan? So again, same points. क्वालिटी आपकी आती है टीचर की क्वालिटी से. अगर आपका टीचर ही अगर so अब देखिए ना, अब आपने बात की व्हाई क्वालिटी एजुकेशन इज नॉट अप्रोचेबल इन पाकिस्तान. सही है. तो पाकिस्तान को तोड़ते हैं सेगमेंट्स में ना. तो पाकिस्तान पहले देखते हैं, पाकिस्तान में लाहौर भी एग्जिस्ट करता है, इस्लामाबाद भी करता है, कराची भी करता है, पेशावर भी करता है. कि यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं, ये गलत बात है. इन रीजन्स में क्वालिटी एजुकेशन है. और इसी वजह से जब भी आप स्टैट्स उठाकर देखते हैं मैट्रिक के, एफएससी के, तो आपको नजर आता है कि जब आप इन शहरों के डॉक्यूमेंट्स उठाकर देखते हैं, स्टैट्स उठाकर देखते हैं, तो यहाँ पर पासिंग रेट 85% प्लस तक भी चला जाता है. लेकिन जब आप पोजीशन करते हैं अपने आप को, देखते हैं कि लिया में क्या हो रहा है, मुजफ्फरगढ़ में क्या हो रहा है, या अलीपुर में क्या हो रहा है, या सईदावाला में क्या हो रहा है, तो वहां पर जाकर आपको पता चलता है कि यार वहां पर क्वालिटी टीचर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे. सही है. तो एक बहुत बड़ी वजह क्वालिटी एजुकेशन के ना होने की, आई थिंक द सिंगल बिगेस्ट रीजन इज अच्छा टीचर नहीं है. आप अच्छे टीचर को लगा दें, आपका सारा चीजें फिट हो जाएंगी. आप इनफैक्ट आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप जानते हैं ये बात, यूनाइटेड स्टेट्स जो है एजुकेशन के मामले में वो भी कोई बहुत अमेजिंग नहीं है. ठीक है. अमेरिका का हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम, दीज टू सिस्टम्स आर हाईली क्रिटिसाइज्ड सिस्टम्स इन यूनाइटेड स्टेट्स. लेकिन वहां पर सिर्फ एक अच्छी चीज है, और वो अपनी वजूहात की वजह से उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, फीस, फंड्स, ये वो. लेकिन टीचर अच्छा है. जो टीचर पढ़ाता है वो पैशन से पढ़ाता है, चाहे वो टेक्सास में बैठा होता है, चाहे वो मिसिसिपी में है, या चाहे वो न्यूयॉर्क में है. जो टीचर है छोटी स्टेट में या बड़ी स्टेट में, वो अपने पैशन से पढ़ा रहा है. ये पाकिस्तान के अंदर सही हो जाए तो मेरे ख्याल से क्वालिटी एजुकेशन हर जगह अच्छी हो जाएगी. I think you just mentioned something very important. How do you inspire people to become teachers? How do you inspire the future generation of Pakistan to become teachers? यार शर्जील, सबसे पहले इंस्पायरेशन को छोड़े, मैं लोगों को बोलता हूँ यार देखिए, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन लोगों के लिए होती है अच्छा पैसा कमाना. राइट. मैं कहता हूँ यार बंदा अच्छा टीचर बन जाए, एमएनसी में बैठा हुआ एक टॉप मार्केटिंग डायरेक्टर से ज्यादा अर्निंग जो है ये टीचर कर सकता है. शर्जील, आई हैव दिस बैचमेट, विदाउट टेकिंग हिज नेम, क्योंकि मैं उनकी अर्निंग डिस्कस करने लगा हूँ अभी, इसलिए. तो वो जो है इनफैक्ट हाँ, तो जब वो ग्रेजुएट हुए तो उन्होंने क्या, मैं यही देखा कि मैं यहाँ स्कूल्स वगैरह में जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने ओ लेवल्स, ए लेवल्स ट्राई किया, तो उनको ये फील है कि इवन ओ लेवल्स, ए लेवल्स भी आउटडेटेड है. मतलब द काइंड ऑफ टीचर ही वांटेड टू एक्चुअली मेक पीपल रियलाइज एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है. तो उन्होंने क्या किया कि वो उससे भी अपडेट सिस्टम आईबी के अंदर चले गए. शर्जील, वो एक बहुत ही रिनाउंड स्कूल के अंदर आईबी पढ़ाते हैं, उसके बाद वो घर वापस आते हैं, वो ऑनलाइन डिजिटली मिडिल ईस्ट के बच्चों को पढ़ाते हैं लाइव सेशन, वो पर आवर चार्ज करते हैं. शर्जील, मैं कभी कभी अपनी तनख्वाह देकर क्या नाम है, मुझे थोड़ा सा अफसोस हो जाता है यार, नियर पीयर मुझे क्या पे करे, टू बी ऑनेस्ट, जब मैं उनकी तनख्वाह देख रहा हूँ तो वो महीने का 8 से 12 लाख रुपए आराम से बना. तो अगर आप पैशन से टीचर बन जाए, ठीक है, तो मेरे ख्याल से टीचिंग इज अ बिग स्किल जो कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं भाई, एंड यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ टीचिंग. तो आई थिंक इससे बड़ी इंस्पिरेशन और क्या हो सकती है. टीचिंग अब वो चीज नहीं रही पुराने जमाने वाली कि यार आप जो है टीचर बनेंगे और आपको 12,000, 18,000, 22,000 की मुलाजमत मिल जाएगी. देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज जिसके ऊपर पाकिस्तान में काम हो सकता है. सबसे पहली तो ये बात है कि अर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है टीचिंग के अंदर. दूसरी बात ये है कि यार एजुकेशन के लिए इंस्पिरेशन बस ये है कि यार आई बिलीव के उस्ताद कौम का मोहसिन होता है मेरे ख्याल से, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है किसी भी बंदे के लिए टीचर बनने की. दैट इज वन सिंगल रीजन कि आज तक नियर पीरियड पे, डिस्पाइट बीइंग द सीईओ ऑफ द कंपनी, आई हैव ऑपरेशंस टू सी, आई हैव फंडिंग्स टू सी, आई हैव इन्वेस्टर्स टू सी, बट आई स्टिल बी कनेक्टेड विद द एजुकेशन.
I have 3 courses running on Nearpeer. I seldom come again and again online and teach people, teach students. बच्चे बलूचिस्तान से मिलने के लिए मुझसे आते हैं, मैं दिन का 1-2 घंटे उनके लिए रिजर्व रखता होता हूँ कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ. So इसी वजह से कि मैं टीचिंग से ज़्यादा मुझे कोई और चीज़ सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही होती. दिस सिंगल सेटिस्फेक्शन कि मेरी वजह से एक बच्ची बलूचिस्तान की जहाँ पर अच्छा टीचर नहीं था, जहाँ पर अच्छी स्किल्स नहीं थे, अच्छे स्कूल्स नहीं थे, वहाँ से वो बच्ची Nearpeer पे पढ़ती है और मेरा एक कोर्स लेती है और 2 महीने बाद मुझे कॉल करके बोलती है, सर अमार थैंक यू सो मच, आपके कोर्स और आपके प्लेटफॉर्म की वजह से आई एम इंडक्टेड इन LUMS on 100% स्कॉलरशिप. तो इससे मजे की और बात क्या हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूंगा. It's about teaching life skills to students, for example interview skills, resume preparation के लिए. एक तो what level do you think this is important कि education को provide करना, because अभी we've discussed this के बच्चे को सिर्फ यूनिवर्सिटी के बाद जॉब नहीं मिल रही, उसको मैट्रिक के बाद भी जॉब मिल रही है, उसको एफएससी के बाद भी जॉब मिल रही है, people who are willing to go for it. So how important is this to also integrate these things into the education sector, and how early should you integrate them? I think as early as possible. So for example, आपको पता है ये वाली बात कि पुराने ज़माने के अंदर जो मैथ्स, साइंस और ये वाली स्किल्स जो हैं ब्रिटिश एरा की बात कर रहा हूँ. सो फॉर एग्जांपल जिस टाइम पे 1800 1900 की बात कर रहा हूँ, 1917 1800 की, उस टाइम पे अंग्रेजी सीखना, बात कैसे करनी है, खाना कैसे खाना है, नोबेल कैसे होना है, ये सारी एलीट एजुकेशन हुआ करती थी. ठीक है. और साइंस और मैथ्स वगैरह सारी सेकेंडरी एजुकेशन हुआ करती थी. ठीक है. मैथ्स के लिए वो होती थी, और जो नोबल्स थे वो अंग्रेजी, स्पीच, ये सारी चीजें सीखते थे. बाद में जाकर ये हुआ कि जब अंग्रेजों ने बोला कि यार हम लोगों को बहुत सारे क्लर्क चाहिए अपने, क्योंकि अब देखें दुनिया में कभी सूरज डूबता ही नहीं था ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर, तो दे नीडेड अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स जो कि उनका काम कर रहे हों, तो दे नीडेड अ लॉट ऑफ क्लर्क. तो उन्होंने क्या बोला कि यार ये जो साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, इसको आम बना दो सबके लिए. ठीक है ना, ताकि सारे लोग पढ़े. तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो वहां से निकला हुआ है. तो मेरा तो ख्याल ये है कि हमें रिस्टोर होना चाहिए और बहुत अर्ली एज के अंदर ही लोगों को स्पीकिंग पावर, बोलना, चालना, खाना कैसे खाना है, इंटरव्यू कैसे देना है. मेरा तो ख्याल है इसको अगर आप 6-7 क्लास के अंदर भी डालना शुरू हो जाए तो बुरी बात नहीं है. इनफैक्ट अगर आप अभी भी देखें तो O लेवल्स, A लेवल्स की अगर आप बात करें तो उसके अंदर क्या बच्चा 7वीं 8वीं क्लास से इंटर्नशिप आज स्टार्ट नहीं करा. माय ब्रदर वाज इन 8th क्लास जब उसने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जाकर उसने इंटर्नशिप की थी 8वीं जमात में. 8वीं जमात में अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे ख्याल से मैं उस टाइम पे आई थिंक गेमिंग जोन में जाकर सिर्फ काउंटर स्ट्राइक खेलता था, लेकिन मेरा भाई जो है वो कहता है नहीं मुझे शिफा इंटरनेशनल में जाकर इंटर्नशिप करनी है. तो मेरे ख्याल से द जनरेशन Z जो हमारी बन रही है, जो अब आ रही है, वो इतनी मैच्योर है, टेक्नोलॉजी के लिए इतनी इक्विप्ड है. मेरे ख्याल से हमें 6ठी 7वीं में क्या नाम है इस तरह की एक्टिविटीज शुरू करा देनी चाहिए कि बाय द टाइम बंदा ग्रेजुएट कर रहा है उसको एग्जैक्टली पता हो कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या स्किल्स चाहिए, किस कंपनी को शॉर्टलिस्ट करना है, वहां पर क्या सर्विसेज देनी है. और ये चीज ऑलरेडी हो रही है इस टाइम पे. दिस इज नॉट अ वेरी फार फेच्ड आइडिया. आप O लेवल्स, A लेवल्स का बच्चा देखें, आप लम्स के अंदर आकर देखें, फर्स्ट ईयर का बच्चा आप उठाकर देखें, शर्जील आप कहेंगे, आप तो रिक्रूटर हैं, आप देखें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बच्चा, आप उससे इंटरेक्ट करके देखें, आप कहेंगे कि यार इसको मैं आज यूनिवर्सिटी से निकालूं ना, आई कैन गारंटी कि इसको मैं अच्छी जॉब पे लगा सकता हूँ. रीजन बीइंग अच्छी बेस, अच्छी एजुकेशन जो बचपन से लेकर आया है. तो ये हो सकता है. I think separately this is something that I would definitely look towards working with you guys, and I think this is a great idea कि 7th 8th क्लास के अंदर ना उनको एटलीस्ट एसेंशियली रेज्यूमे बिल्डिंग, देयर इंटरव्यू स्किल्स, इन चीजों पे उनको काम करना शुरू करवाएं. तो दिस कैन बी एन एसेंशियल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सेंटर के लोग ये वो सारा कुछ जो अपनी सब्सिट्यूट इनकम से कमा रहे होते हैं, इन सारे लोगों को इन स्किल्स की जरूरत होती है. एंड आई थिंक टीचिंग देम अर्ली ऑन वुड बी very nice, and I think we could do a lot of this from the Nearpeer platform. So I think that's something that you and I will sit down and discuss separately on this also. बिल्कुल शर्जील, आप देखिए ना, मिसाल के तौर पे O लेवल A लेवल के बच्चे को जब फॉरेन लम्स में अगर एडमिशन लेना होता है तो आपको पता होगा उसको एक पर्सनल ऐसे लिखना होता है. बिल्कुल ऐसे ही. सही है. पंजाब यूनिवर्सिटी, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, हाँ भाई तुम्हारे एफएस में नंबर कितने हैं, तुम्हारे इंट्री टेस्ट में नंबर कितने हैं, आ जाओ. ठीक है. तो वहां पर देखें वो बच्चा फिर क्यों नहीं O लेवल से बच्चा, A लेवल से बच्चा फॉरेन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट क्यों नहीं फिर ज्यादा आइडियल कैंडिडेट होगा फॉर द रिक्रूटर, क्योंकि वो तो अपने O लेवल A लेवल के टाइम से अपने आप को पिच करना उसको आता है, अच्छा ऐसे लिखना आता है, अच्छा एडमिशन लेने आता है. तो या दिस इज समथिंग दैट वी कैन डेफिनेटली वर्क ऑन. And Amar, in terms of metrics, I think we've already discussed about कि teachers का क्या क्या हो सकता है, but how do we gauge improvements coming into the education system, and when do we start seeing it, because it's a very slow process. हमें बहुत late जाके पता लगता है कि इस चीज का कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ. But are there any smaller metrics that we can look at and compare कि education system में कोई improvement आ रही है या नहीं?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एजुकेशन सिस्टम को जब भी आपने मेजर करना है तो उसका सिंपल तरीका ये होता है कि आपने बच्चों को जो है 3 पैरामीटर्स के ऊपर तीन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपने चेक करना है। ठीक है, नंबर 1 मैथ, नंबर 2 लैंग्वेजेस जिसके अंदर फर्दर आ जाती है इंग्लिश और उर्दू। ठीक है, अगर इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उर्दू में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मैथ में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है कि हाँ यार वो ठीक परफॉर्म कर रहा है। और आई थिंक कि ये बहुत क्विकली जज हो सकता है, इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा नहीं है। यू जस्ट नीड लाइक नॉर्मली क्या होता है कि बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम्स होते हैं, 1 साल बच्चे को पढ़ाओ, 2 साल पढ़ाओ, ग्रुपिंग करो, ये करो, उसके बाद उसके आउटकम्स देखो। लेकिन मेरे नहीं ख्याल से इतनी उसकी जरूरत होती है। सो फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली वी वर्क विद दिस कंपनी कॉल्ड सर्प, उनके साथ एक प्रोजेक्ट था बड़े मजे का। उसके अंदर केपीके के अंदर क्लास 3, 4 और 5 के बच्चे जो थे उनकी हमने इंग्लिश, मैथ और उर्दू की स्किल्स हमने चेक करना चाहिए। कोविड के दौरान काफी ज्यादा खराब हो गई थी, तो अब मसला ये था कि तीसरी क्लास का जो बच्चा है उसकी भी मैथ का लेवल वही है जो 5वीं क्लास का लेवल है। अब हम चाहते थे कि उनको किसी तरह से पढ़ाएं। अब अगर हम पढ़ाते तो हम लोग कोई इस तरह करना चाहते थे कि हम लोग 3-4 क्लास के बच्चों का टेस्ट लेकर उनको 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते थे। अब अगर हम ये करते कि 5वीं के बच्चे को तीसरी के बच्चे के साथ बिठा देते तो 5वीं के पेरेंट्स कंप्लेन करने शुरू हो जाते कि यार हमें तीसरी के बच्चे के साथ क्यों बिठाया, क्या बच्चा डिमोट हो गया। तो हम लोग एक न्यू सेट ऑफ क्लासेस बना दिया जिसको हमने रेड, ब्लू और ग्रीन बोल दिया। तो जो सबसे ज्यादा जो बच्चे जो खराब थे उनको रेड में डाल दिया, जो मिड वाले थे उनको ग्रीन में डाल दिया, उसके बाद वालों को ब्लू में डाल दिया। इस तरह से हमने करके और फिर हमने उनको जो है पढ़ाना शुरू किया और उनको पढ़ाया। उनको मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट दिए, उर्दू के दिए, एक एक चैप्टर किया, ज्यादा नहीं पढ़ाया। और उसके बाद जब हम उनके लर्निंग आउटकम्स देखे तो दे एक्चुअली इंप्रूव सिग्निफिकेंटली। लेकिन किया क्या, सबसे पहले हम लोगों ने नीड असेसमेंट करके ही हमने उनको डिवाइड किया और उनकी नीड के हिसाब से टीचर को फिर लगाया, चलो भैया अब इसको पढ़ाओ। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का बहुत प्यारा रोल किस तरह से था कि जहां पर ये वाला प्रोजेक्ट 2-3 साल में जाकर एग्जीक्यूट होता, ये 6 महीने में एग्जीक्यूट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने तकरीबन कोई 2000-3000 टीचर्स को ट्रेन करना था। अब 3000 को टीचर्स को ट्रेन करना में बड़ा टाइम लग जाता। आपके पास 4 मास्टर टीचर्स थे, 4 मास्टर टीचर्स ने 2000 टीचर्स को ट्रेन करना था। अब पुराना मॉडल यही था कि उनको होटल्स में बुलाओ, उनके स्कूल्स में जाओ, वहां पर ट्रेन करो, ये करो। हमने कहा नहीं, वो 4 मास्टर ट्रेनर्स नियर पियर आए, उन्होंने नियर पियर के साथ कंटेंट रिकॉर्ड कराया। वो कंटेंट हम लोगों ने 2000 टीचर्स को डिसेमिनेट कर दिया, जाए ये कंटेंट देखे। और वो कंटेंट उन्होंने देखा और चेक करने के लिए उन्होंने कंटेंट को समझ आई कि नहीं है, उसके ऊपर हमने क्विज़ डाल दिए। बच्चों ने, वो इंस्ट्रक्टर्स ने वो क्विज़ सॉल्व किए जिसके ऊपर हमने देखा कि हाँ अब ये इंस्ट्रक्टर उसके ऊपर वैल्यू हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर आई ट्राई टू आंसर दिस थिंग कि हाँ ये वाली चीजें जल्दी हो सकती हैं अगर टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए तो। और नीड असेसमेंट करो और देखो एग्जैक्टली कहाँ पर नीड आपको है और किस चीज को सही करना है, तो डेफिनेटली बहुत शॉर्ट टाइम में आप एटलीस्ट आउटकम देखना शुरू हो जाओगे। लेकिन हाँ, दिस डज नॉट चेंज द फैक्ट जो आपने बोला कि एजुकेशन को चेंज करना इज अ स्लो प्रोसेस। कैन वी कैटलाइज इट यूजिंग टेक्नोलॉजी? यस, ऑफ कोर्स वी कैन। And Amar, abhi a problem I think Simon Sinek has mentioned this a few times. We now have an entire generation which has just become very jittery and they're just generally very उनका focus is very limited. वो कहते हैं हम almost goldfish के level पे आ गए in terms of focus. So you know how do you get them to enroll into courses and how do you keep your focus there? Is digital दौर के अंदर जहाँ पे everything is coming through their phones. So how do you work on doing that? I think sir, it's a brilliant question. I mean, देखें हमेशा इस चीज को याद रखिएगा बिजनेस वर्ल्ड के अंदर the customer is always right. इस चीज को जितना जल्दी आप समझ जाए उतना ही आपके लिए अच्छी बात है। हमारे कस्टमर या हमारा स्टूडेंट अगर ये डिमांड करता है भाई मेरा अटेंशन स्पैन कम है, तो आपको उसके अटेंशन स्पैन को जहन में रख के ही अपना कंटेंट बनाना। अब नॉर्मली एडटेक को कैसे परसीव किया जाता है दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अगर आप खोलकर देखें तो 40 मिनट 50 मिनट 1-1 घंटे के आपको लेक्चर्स मिल रहे होते हैं। अरे भी बच्चा नहीं देखना चाहता, बच्चा देखना चाहता है 3 मिनट का लेक्चर, 6 मिनट का लेक्चर, मैक्सिमम लगा दो 10 मिनट का लेक्चर। ठीक है, तो 10 मिनट के लेक्चर के अंदर अंदर नियर पीरियड ने अपना हर एक लेक्चर रखना है। So alhamdulillah there are the reasons why we have the leading position because we really understand कि यार हमारा कस्टमर कहता है कि भाई मुझे अटेंशन स्पैन नहीं। अब अगेन आप इमेजिन करें कि मैं 20 मिनट 30 मिनट का एक लेक्चर हो, बच्चा बोले यार 30 मिनट मुझे निकालने पड़ेंगे, चलो जब निकालूंगा तो बैठ के इनका लेक्चर देख लूंगा। लेकिन इमेजिन करें जब आपका 6 मिनट का लेक्चर होगा तो बच्चा कहेगा यार वॉशरूम में बैठे बैठे भी एक लेक्चर देख लेता हूँ, क्या मसला है। ठीक है, तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग जो कि हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म के अंदर बनाई है। और आई थिंक जब आप कस्टमर को समझेंगे उसके हिसाब से, और फॉर एग्जाम्पल एक और बड़ी चीज, आपका पेरेंट कहता था, सो अगेन ये सी टेक्नोलॉजी को डालने से सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, आपको एक्चुअली कस्टमर को समझना होता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बच्चे का पेरेंट ये बोल रहा है कि मैं अपने बच्चे को एकेडमी इस वजह से भेजता हूँ क्योंकि वहां पर एक कंपेटिटिव माहौल होता है,
ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में तो ये होगा नहीं। एक और चीज पेरेंट्स ये भी बोलते हैं मिसाल के तौर पे कि यार हमारे पास इंटरनेट ही नहीं है, ठीक है, उसके पैसे देने के लिए नहीं है। एक और कंप्लेन ये भी होती है कि बच्चा जब एकेडमी जाता है तो उसको टीचर की सुपरविजन होती है, टेक्नोलॉजी में पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा हमें पता ही नहीं है। तो आपको एक्चुअली अपने लोगों को समझना होता है, उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट बिल्ड करना होता है ताकि उसकी पेनिट्रेशन हो। सो फॉर एग्जाम्पल हमने इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे हमने इनका निकाला, फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट्स कहते हैं इंटरनेट नहीं है, मुश्किल है, हर बार इंटरनेट नहीं होता, हमने क्या बोला, कोई बात नहीं, आप हमारी वीडियोस इंटरनेट के बगैर भी देख सकते हैं। कैसे? आप हमारी वीडियोस को अपनी ऐप के अंदर डाउनलोड कर लें। जब से हमने वो किया हमारा पेनिट्रेशन रेट इतना इंक्रीज हो गया है, वी हैव अगर पिछले अगर एक महीने की बात करें तो वी हैव मोर देन we actually reached 40,000 downloads of our app within the first 10 days of our launch. So this was the momentum of this feature जो हमने save offline वाला feature दिया. This has actually set us apart from all the other edtech firms. दूसरा, अगर लोग ये कहते हैं, पेरेंट्स अगर ये कहते हैं कि यार बच्चा एकेडमी जाता कंपैटिटिव फील करता, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपटीशन मॉड्यूल्स डाल दिए कि बच्चा जब कोई क्विज सॉल्व करता है या वीडियो देखता है तो उसको ये नजर आ रहा होता है कि यार मेरे अलावा और कौन कौन लोग ये वाली चीज देख रहे हैं और कहाँ पर पहुंचे हैं और वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी नियर पीयर रैंकिंग क्या है और मेरी नियर पीयर रैंकिंग क्या है, तो कंपैटिटिवनेस भी उनके अंदर आ गई। फिर कंप्लेन एक ये भी है कि बच्चा जो है वो पढ़ते हुए जो है फेसबुक पे चला जाता है, इंस्टाग्राम पे चला जाता है। हमने बोला यार खैर है कोई बात नहीं, हमने उस पर लॉक मोड लगा लिया। बच्चा जब नियर पीयर में पढ़ रहा है तो लॉक मोड स्टार्ट है, बाकी सारी नोटिफिकेशन ये बच्चे को नहीं आ रही, तो कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है। अच्छा जी, फिर बच्चा जो है वो रोज रोज पढ़ेगा नहीं, उसको जब दिल करेगा तब पढ़ेगा। हमने क्या बोला, हमने बोला स्नैपचैट बच्चा रोज क्यों बनाता है? वो इसलिए बनाता है क्योंकि उसमें एक स्ट्रीक का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैं रोज अगर स्नैपचैट बनाऊंगा तो मेरी एक स्ट्रीक बनेगी और एक दिन भी अगर मैंने मिस किया तो सारी स्ट्रीक मेरी टूट जाएगी। ठीक है, तो हमने नियर पीयर स्ट्रीक का कॉन्सेप्ट कर दिया कि रोज अगर पढ़ोगे तो तुम्हारी स्ट्रीक मेंटेन रहेगी, जिस दिन तुम नहीं पढ़ोगे तुम्हारी स्ट्रीक टूट जाएगी। तो बच्चा इसलिए रोज पढ़ रहा होता है कि यार मेरी स्ट्रीक मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, Excellent. So you get the idea कि क्या मैं, you need to understand your demographics and your students, the Gen Z. You cannot say because I'm edtech, because it's education, because education में तो टाइम लगता है, लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं, and you expect कि यार this is something जो कि होनी चाहिए और बच्चे का अडाप्ट होनी चाहिए। No, you have to adapt to their needs. A goldfish memory है तो है, हमें उसके हिसाब से अडॉप्ट होना है, ना कि उसको अपने हिसाब से अडॉप्ट करना। And I think one of the most entertaining and most informational movies that I've seen was, of course, Three Idiots, and the entire concept that they delivered. You need to, education does not need to be something जो कि आपने मजबूरी से करनी है, it needs to be something that you want to do. And I think that's exactly where all of this experience comes in. And I think हमारे schools भी बहुत ज़्यादा जो I think quality में struggle करते हैं. They struggle for the fact कि वो student को एक system से गुजारना चाहते हैं. They don't want the student to actually own that entire system और वो education को adopt नहीं करना चाहते, वो education को forcefully बस गुजारना चाहते हैं कि यार ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 निकल गया and the education is done, and that's not what education is supposed to be for children. बिल्कुल, true, agreed. Three Idiots is one of my favorite movies as well. और मैं उस टाइम 7th या 8th क्लास में था जब मैंने वो मूवी देखी थी, और रैंचो जो है वो मुझे इतना इंस्पायर करता था। और इनफैक्ट आई हैड दिस कन्वर्सेशन विद चतुर few days ago, the guy from the Three Idiots, और वी आर एक्चुअली प्लानिंग कोलैबोरेशन विद हिम, जिसमें क्या मैं वो बच्चों को ये बता रहे होंगे कि बच्चों रट्टा मार के नहीं पढ़ना वरना मेरे जैसे हालात हो जाएंगे। जो नियर पीयर कह रहे हैं ना, ये रणछोड़ दास वाला मेथड है, इसके ऊपर तुम जाओ। So that's something very exciting project that we are working on. Amar, I would like to thank you for your time. I wish all the best to Nearpeer, and I think you're doing an excellent job. I'll definitely be, I'll come down. I think there are a lot of different topics that we still have to discuss, but definitely I think this was very, very informative. And I think a lot of these things that you said are absolutely essential for us to understand right now. और खास तौर पे वो students जो भी देख रहे हैं या वो job seekers जिन्होंने भी देखा है, they need to understand कि all of these things are now coming from two different kinds of businesses. एक business जिसने उनको employ करना और एक business जिन्होंने उनको employ करवाना है. For both facing the same problems, then there is definitely something wrong उस level पे जो कि ठीक होने की जरूरत है. बिल्कुल जी शर्जील, completely agreed. And शर्जील, आप लोग जो काम कर रहे हैं क्या वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से यहाँ पर, और आप लोग सिर्फ उस पोजीशन पर नहीं है जहाँ पर आप कंपनीज को हेल्प करते हैं टू एम्प्लॉय बेटर पीपल। आई थिंक अल्लाह ताला ने आप लोगों को वो पोजीशन दी हुई है जहाँ पर यू हैव अ रिस्पांसिबिलिटी कि यू हैव टू बिल्ड द रिसोर्सेज फॉर द कंपनीज। आई थिंक इट्स अ ग्रेट सर्विस टू डू, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ सीवी लेकर हाथ में फेर रहे हैं और वो रियलाइज नहीं करते उनमें कितने अच्छे टैलेंट्स हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सम एनर्जी एंड टाइम कि वो किसी तरह से अपने उस टैलेंट को निकालना सीखें, पेपर पे लाना सीखें,
इंटरव्यू में बोलना सीखें, दे विल बी हायर्ड ऐसे ऐसे इतनी आसानी से। तो ये चीज Inshallah. Inshallah. On that note, Mark, thank you for your time, and this was a very ठीक good है one. सर, Allah प्लेजर Hafiz. वाज ऑल माइन। सही है, ओके शर्जील, ख्याल रखें, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।